तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बड़ी मजे से पढ़ाई कर रहे हो, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। और आज आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आए हैं आपके लिए बेटा एक बोनस लेक्चर अपने बिट सीरीज वाले प्लेलिस्ट से। यानी कि हमने आपको बिट क्वेश्चंस का जो मॉड्यूल था, जो पीडीएफ था, वो ऑलरेडी पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया था। 200 एमसीक्यूज बेटा वहां पर कवर करवा दिए थे, लेकिन स्टिल आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके मैच द फॉलोइंग और आपके ट्रू एंड फॉल्स वहां से बच रहे थे, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके आने वाले अपकमिंग ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर। बेटा ऑनलाइन एग्जाम्स जो आपके होंगे उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स आपसे मैक्सिमम पूछे जाएंगे, इसलिए इनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस थी। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर प्लीज आप फटाफट से इन्हें भी करा दीजिए। तो बेटा ये बोनस लेक्चर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। एंड आई थिंक इसका नंबर होगा #6। तो बेटा हैशटैग लेक्चर नंबर 6, द बोनस लेक्चर इज नाउ अवेलेबल होने वाला है। मैं इसे रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं। फटाफट से बेटा बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं एक के बाद एक कॉन्सेप्ट्स की बात, और समझते भी हैं, रिवाइज भी करते हैं और आंसर भी देखते हैं। जहां जहां करेक्शंस होंगे मैं वहां आपको करेक्शंस भी करवा दूंगा। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके पास आ रहा है मैच द फॉलोइंग, और उसे अपन को यहां पर देखकर चलना है। ठीक है, हाँ सर एक सेकेंड बेटा मैं आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूं। आई थिंक यू आर अनेबल टू वॉच। अभी तक मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था बेटा लेक्चर नंबर आपका 6 होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 1 अपन चालू करने वाले हैं। सो कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 मैच कराना है दोस्त, मैच आराम से करा लेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी ये किसकी बात कर रहा है बताओ मुझे, सारे बच्चे बताएंगे सर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 9(3) की और बेटा 9(4) की, यानी सब सेक्शन नंबर 4 की। तो सेक्शन नंबर 9, सब सेक्शन नंबर 3 और सब सेक्शन नंबर 4। सारे बच्चे फटाफट से किताब खोलेंगे और सारे बच्चे किताब खोलकर मुझे बताएंगे कि कहां लिखा हुआ है 9(3) और 9(4। जहां लिखा हुआ है वही पढ़ो। क्या पढ़ो कि वहां लिखा हुआ है बेटा कि द कंप्लीट एक्ट विल अप्लाई टू द रेसिपिएंट। क्या लिखा हुआ है 9(3) और 9(4, सभी बच्चे मुझे पढ़ के बताएंगे क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब यह होता है कि जो पूरा का पूरा एक्ट है, जो पूरा का पूरा कानून है, वो सप्लायर की जगह किस पर अप्लाई हो जाएगा। बोलो किस पर अप्लाई हो जाएगा। इट विल अप्लाई ऑन दी रेसिपिएंट। और इसी का मतलब होता है कि अब एक्ट को कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, रेसिपिएंट की बन जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि एक बार अगर आप आरसीएम में फॉल कर जाते हो तो आरसीएम का नोटिफिकेशन होता है 13/2017। आरसीएम का नोटिफिकेशन होता है सर्विसेज के लिए 13/2017 और गुड्स के लिए बेटा 4/2017। 4/2017 इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, 13/2017 इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। जहां पर आपको क्या बता रखा है कि कौन कौन सा सप्लायर, कौन कौन सा सप्लायर, कौन कौन से रेसिपिएंट को, कौन कौन सा सप्लायर, कौन कौन से रेसिपिएंट को कौन कौन सी सर्विस देगा जब वो आरसीएम में फॉल करेगी, और कौन कौन से गुड्स देगा जब वो आरसीएम में फॉल करेंगे। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। और बेटा यही दो नोटिफिकेशन जो आए आरसीएम डिफाइन करने वाले, इन्होंने ही बताया कि साहब रिवर्स चार्ज के अंदर रेसिपिएंट को टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। सारे केसेस में नहीं होता, मैं ऑलरेडी आरसीएम आपको अमेंडमेंट्स लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा मैंने उस पर लेक्चर डाल रखा बेटा जहां पर मैंने आपको आरसीएम समझाया था। ठीक है, हाँ। तो यहां पर आरसीएम बेटा अपन को तो फटाफट ये देखना है कि मेरे यहाँ कहा इस मैच द फॉलोइंग में आरसीएम फॉल कर रहा है। तो रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो मैं सामने लिख देता हूं मेरे दोस्त, मैं फटाफट से क्या करूंगा, सामने लिखता जाऊंगा बेटा ऐसे, जैसे मैंने बी लिख दिया ना। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट का आंसर है करेक्ट आंसर बी। उसके बाद आ रहा है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेटा सामने जो दिखाई देगा वही मैच द फॉलोइंग आपका कहलाएगा, वही करेक्ट आंसर कहलाएगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रेस्पेक्ट में जैसे कि अपन देख सकते हैं लिखा हुआ है बेटा, मैं देख रहा हूं एलिमिनेट्स, डी वाला बेटा, एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। दिखाई दिया? हाँ सर दिखाई दिया। बट यही करेक्ट आंसर है बेटा कि जीएसटी के आने से जो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, याद करो बेटा हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, और चैप्टर फर्स्ट का मेरे को जहां तक याद है बेटा लेक्चर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 जो शुरू में बेटा रेगुलर क्लासेस चालू होती है, दूसरा ही लेक्चर होता है वो आप लोगों का, जब मैंने आपको बताया था कि पुराने टैक्सेस में और जीएसटी में बेटा 6 कितनी बातें बताई थी मैंने, 6 बातें बताई थी कि 6 डेफिशिएंसीज थी, और उसमें से एक डेफिशिएंसी कैस्केडिंग इफेक्ट, उसमें से एक डेफिशिएंसी थी कैस्केडिंग इफेक्ट। जब बेटा आपको सर्विस का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था और वैट का क्रेडिट सर्विस में नहीं मिलता था, तो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था, क्योंकि बेटा टैक्स आपके कॉस्ट का पार्ट बनता था, क्योंकि क्रेडिट आपको नहीं मिलता था। याद आया? हाँ सर याद आया। तो इसलिए बेटा जीएसटी के आने से वो प्रॉब्लम खत्म हो गई गुड्स और सर्विस वाली, और इसलिए बेटा कैस्केडिंग भी खत्म हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ के ना। हाँ सर।
उसके ही बाद आता है बेटा जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या? बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लेकर कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ग्रुप में भी बच्चे इसके बारे में क्वेरीज कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लेक्चर नंबर 3 है बेटा, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया है कि जो आपका लेक्चर नंबर 3 है वर्कबुक वाला, कौन सा वाला? वर्कबुक। जो वर्कबुक मैंने करवाई है, पूरी की पूरी वर्कबुक मैंने करा रखी है। उसका बेटा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं, वर्कबुक कंप्लीट नहीं करी है, तो वर्कबुक बेटा 7 लेक्चर्स लगाकर, मैंने 7 लेक्चर लगाकर पूरी की पूरी वर्कबुक सॉल्व करवा रखी है। तो वो बेटा आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो बेटा मैं बता रहा था आपको कि मैंने ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लेक्चर नंबर 3 जो है बेटा वर्कबुक सीरीज का, उसके स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर? स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा मैंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। और मैंने आपको बता रखा है बेटा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वही स्टेट्स होते हैं। वापस मेरी बात को मैं ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। बड़ा आसान है दोस्त, बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूं आपको बेटा, जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, बेटा यहीं पर सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बता रखे हैं। यही बता रखे हैं और कहीं नहीं बता रखे जीएसटी में। यहीं पर ही सभी के सभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपके डिफाइंड है मेरे दोस्त। तो सर फिर वो रजिस्ट्रेशन में अलग कैसे हो जाते हैं? बेटा रजिस्ट्रेशन के अंदर जो सेक्शन नंबर 22 है ना, सेक्शन नंबर 22, उसकी जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, ये एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखो एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इस एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या करा उन्होंने बोला कि साहब जो आर्टिकल नंबर आपका 279 कैपिटल ए है, 279 कैपिटल ए है, इसका जो बेटा आपका क्लॉज 4 है, उसका जो सब क्लॉज जी है, क्या बोला मैंने बोला आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल है, क्लॉज 4 सब क्लॉज जी है। इसके अंदर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट दे रखे हैं उनमें से कुछ को हम बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्सेप्ट। क्या कर देंगे? बोलो एक्सेप्ट। तो इसलिए दो कैटेगरी बन गई कि एक 279 ए वाले और एक रजिस्ट्रेशन वाले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर ने सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं बोला, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब समझ में आया? हाँ सर। और बाकी बेटा मैं इसको और ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स आपको देखना है लेक्चर नंबर 3 के वर्कबुक के अंदर जाकर। वर्कबुक वाली जो सीरीज है उसके अंदर जो लेक्चर नंबर 3 है उसका स्टार्टिंग का 10 मिनट्स। फटाफट से आगे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा, यानी सी का सी सामने आ जाएगा बेटा, जस्ट सामने। ये देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहां पर माना जाएगा, और माना जाएगा किसके हिसाब से? 279 ए के हिसाब से। 279 ए के हिसाब से बेटा, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नहीं है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के हिसाब से केवल मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केवल यही है आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसके अलावा कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है मेरे दोस्त। आगे चलें सर? हाँ सर आगे चलो। 1 जुलाई को क्या हुआ था बेटा? पूरा भारत देश जानता है 1 जुलाई को क्या हुआ था। जीएसटी आया था, यानी बेटा इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ऐसा ही कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आता है बेटा सीजीएसटी। लेवी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है। कलेक्ट कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। और इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, बोलो बोलो, इंटर स्टेट या इंट्रा? इंट्रा, INTR है बेटा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर इसे लेवी किया जाता है। इंट्रा की बात कर रहा हूं मैं। इंटर पे लगता है IGST, और वो भी कौन कलेक्ट करता है बेटा? लेवी और कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ई। ये भी एकदम सामने मिल गया, देखो आपको ये भी एकदम सामने ही मिल गया। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। हाँ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, राइट। फर्स्ट इज सप्लाई। अब मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे मुझे कि साहब सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। आप अच्छे से जानते हो बेटा, सप्लाई हुआ तभी जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। और सप्लाई बनाने के लिए सेक्शन 7 देखना पड़ेगा बेटा। सेक्शन 7 के अंदर आपके पास में कितने सब सेक्शन आते हैं? 2 सब सेक्शन आते हैं, सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 2। एक और आता है 1A, बट 1A बेटा स्पेसिफाई कर देता है। तो मेनली जो हम पकड़ के चलते हैं वो क्या पकड़ के चलते हैं? सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 2। सब सेक्शन नंबर 2 में बता दिया साहब जिन्हें सप्लाई नहीं बोला जाएगा, नेगेटिव लिस्ट दे दी सप्लाई की शेड्यूल 3 के अंदर। हाँ सर। और सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन दे दिया। क्लॉज सी के अंदर विदाउट कंसीडरेशन दे दिया, और उसी के साथ बेटा शेड्यूल 1 उन्होंने वहां पर अटैच कर दिया क्लॉज सी के साथ। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज सी के साथ शेड्यूल 1 आपको वहां पर मिल जाता है। हालांकि मुझे तो बस इतना सा बताना है साहब कि इसका करेक्ट आंसर है ई। बोलो इसका करेक्ट आंसर है ई। हाँ क्या ना? हाँ सर इसका करेक्ट आंसर है ई, यानी कि आपका टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। फिर आता है बेटा डोनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लेक्चर में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं बेटा। डोनेशन पर जीएसटी नहीं लगता क्योंकि बदले में बेटा कोई सप्लाई नहीं है। देखो समझने की कोशिश करो,
बेटा ये है एक एनजीओ, ये है एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप एनजीओ बोलो चाहे आप एनपीओ बोलो, क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था। अब एक संस्था है साहब जिसका काम है कुछ एक्टिविटीज करना जो गवर्नमेंट ने कानून में डिफाइन कर रखी है, ठीक है? हाँ, चैरिटेबल एक्टिविटीज। जनरली अपन क्या बोल के चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में बेटा? चैरिटेबल एक्टिविटीज, यानी चैरिटेबल एक्टिविटीज करना इनका क्या है बोलो? इनका काम है। अब बेटा अगर इनका काम चैरिटेबल एक्टिविटीज करना है, इसका मतलब ये है कि ये कहां से अपना पैसा इकट्ठा कर कर चलेंगे, मतलब ये कहां से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर डूइंग चैरिटेबल एक्टिविटीज। अभी चैरिटेबल एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं तो बदले में पैसा तो ले नहीं सकते, तो व्हाट इज गोना बी देयर सोर्स ऑफ इनकम? देयर सोर्स ऑफ इनकम विल गोना बी डोनेशंस। तो बेटा डोनेशंस इनका क्या बनते हैं बताओ मेरे को सारे अच्छे बच्चे? डोनेशंस इनका बनते हैं सोर्स ऑफ इनकम। एंड बेटा डोनेशन इज ऑलवेज विदाउट मोटिव। क्या बोला मैंने? डोनेशन इज ऑलवेज विदाउट मोटिव। बेटा आप डोनेशन जो देते हो वो मोटिव के साथ नहीं देते हो कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा। आपकी कुछ इच्छा नहीं होती है बदले में लेने की, आप सिर्फ पैसा देते हो, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। देर इज नो सप्लाई, देर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ मनी, देर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ मनी एंड नथिंग एल्स। एंड एज देर इज नो 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 सप्लाई, कोई यहां पर सप्लाई ही नहीं हो रही किसी भी चीज की, ना सेल है, ना बार्टर है, ना एक्सचेंज है। याद करो वो मैंने आपको याद करवाया था, इधर आओ। DSLR लैब टी, DSLR DSLR की लैब में टी नाम के अंकल काम करते हैं, तरुण नाम के अंकल काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था DSLR लैब टी। और मैंने क्या बोला था? डिस्पोजल हो, सेल हो, लाइसेंस हो, रेंट हो। लाइसेंस के बाद क्या था बोलो? लीज हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, ट्रांसफर हो। यहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। इनमें से कुछ भी हो रहा है क्या बताओ? मैंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया, अब बदले में उन्होंने मुझे क्या? डिस्पोज करा, सेल करा, लीज करा, रेंट करा, लाइसेंस करा, एक्सचेंज करा, बार्टर करा, ट्रांसफर करा, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। और जब कुछ करा ही नहीं, जब कुछ करा ही नहीं, तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, कहां से सप्लाई बनेगा? सप्लाई नहीं बनेगा। हालांकि ये जो बेटा दे रखे ना 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ये जो आपको 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई दे रखे हैं, मैं फिर से बता दूं आपको ये क्या है मेरे दोस्त? ये एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव? ये इंक्लूसिव है, ये अंत नहीं है। सप्लाई बहुत बड़ा है, सप्लाई बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। वहां लिखा हुआ बेटा हर काइंड ऑफ सप्लाई, मतलब ईच फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स। ये 8 तो केवल इंक्लूड किए गए हैं, तो द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। पक्का? हाँ सर पक्का। ये सब बेटा अपन रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करके चलते हैं, हालांकि यहाँ इतनी जरूरत अपन को अभी नहीं है। तो इसलिए अपन जानते हैं बेटा कि डोनेशन अट्रैक्ट नहीं करेगा। बोलो, डोनेशन अट्रैक्ट नहीं करेगा जीएसटी, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? हाँ सर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर ए इज गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आता है बेटा हिमाचल प्रदेश। बोलो क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आप सभी जानते हो बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है 279 ए के हिसाब से। व्हाट आई एम सेइंग इज 279 ए के हिसाब से बेटा ये आपको यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनकर चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज गोना बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है बेटा जीएसटीआर 2। मुझे सारे बच्चे बताएंगे जीएसटीआर 1 क्या है? मुझे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे जीएसटीआर 1 क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई। तो बेटा जीएस, तो मेरे प्यारे बच्चे जीएसटीआर 2 क्या बनेगा? इनवर्ड सप्लाई। अरे वाह 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 वाह, क्या कॉमन सेंस लगाया, वाह बेटा, बिल्कुल सही कॉमन सेंस आपने लगाया। और इसी के साथ आपका आंसर भी आ गया, यानी जीएसटीआर 2 बेटा यहाँ पर आपको सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। पक्का? हाँ सर पक्का। और लास्ट रहा बेटा आईजीएसटी। अभी अभी मैंने आपको बताया था आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेटा कलेक्ट करके चलता है, लेवी करके चलता है। तो ऑप्शन गोना भी डी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ सर, जीरो रेटेड सप्लाई बेटा आपको सेक्शन नंबर 16 में दे रखी होती है। बोलो कहाँ दे रखी होती है? सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी। और बेटा सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग ही क्या है? अगर आप बेयर लॉ देखोगे, अगर आप एक्ट को देखोगे, तो एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग ही है जीरो रेटेड सप्लाई। और बेटा जीरो रेटेड सप्लाई में साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एसईजेड यूनिट और डेवलपर को, बोलो किसको? एसईजेड यूनिट और डेवलपर को मेरे दोस्त अगर आप कर रहे हो, तो इन दैट केस वो आपका बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा? जीरो रेटेड सप्लाई बन जाएगा। तो बेटा यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर आता है बेटा आरईजी 01। बच्चा जानता है साहब, बच्चा जानता है कि REG 01 ही आपका वो फॉर्म है जिसमें बेटा आपको एप्लीकेशन लगानी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। बोलो क्या लगानी होती है? एप्लीकेशन लगानी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। और सारे बच्चे बताएंगे रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में मिलता है। मिलता कौन से फॉर्म में? बेटा रजिस्ट्रेशन लगाते REG 01 में,
लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको आप प्यार से आरसी बोलते हो, आरसी, वो आरसी मिलती कौन से फॉर्म में बेटा? वो मिलती है REG 06 में। अरे वाह, वो मिलती है REG 06 में। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा यहाँ तो REG 01 की बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई। बोलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। हाँ सर कि ना सर? हाँ सर। अगला आ रहा है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी अभी बताया था बेटा, एलिमिनेट्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ये तो रिपीट हो गया हाथों हाथ। ऑप्शन ए इज गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर। बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल। आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होती है। आप सब सेक्शन नंबर 2 भी देख सकते हो बेटा, सब सेक्शन नंबर 3 भी देख सकते हो। सेक्शन 10 का किसकी बात करी मैंने? सेक्शन 10 के सब सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 3 में आपको क्या दे रखी है? कंडीशंस। और उन्हीं में से बेटा आपको मिलती है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करके नहीं चल सकते। आईटीसी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही नहीं होती। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, टर्नओवर बेस्ड आपको टैक्स पे करके चलना होता है कंपोजिशन के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर। याद आया? हाँ सर। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था बेटा अब 10(2)A भी एंट्री मार चुका है। तो एक नोटिफिकेशन आया था, आपको याद है, 2/2019, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जिसे अब एक्ट का पार्ट बना दिया फाइनेंस एक्ट 2019 ने, और इसे एक्ट में इंसर्ट कर दिया एक नए सबसेक्शन के रूप में, और वो सबसेक्शन है आपका सबसेक्शन 2A। हाँ सर, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। बहुत डिस्कशन किया था, याद करो बेटा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आपसे कितने सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पूछे थे एग्जाम होने से पहले। मैं सीए, खासतौर से सीए वाले स्टूडेंट से कहूंगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे थे नवंबर एग्जाम से पहले, और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हम मैंने ग्रुप में करवा दी थी, और आप सबने बहुत अच्छे मैसेज भी भेजे थे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आता है बेटा जीएसटीआर 10, और आप सभी जानते हो फाइनल रिटर्न की बात यहां पर होकर चलती है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज गोना बी और ऑप्शन नंबर डी, फाइनल रिटर्न। अच्छा एक काम करो बेटा, मुझे सारे के सारे रिवाइज करा दो। मेरे सारे अच्छे बच्चे मेरे को क्या करने वाले बेटा? रिवाइज कराने वाले। बोलो क्या रिवाइज कराने वाले हो आप मुझे? सारे के सारे फॉर्म्स, जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10 तक। बेटा जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 10 तक मुझे सब रिवाइज करा दो आप। सर जीएसटीआर 1 किसका होता है बताओ? जीएसटीआर 1, सर जीएसटीआर 1 होता है आउटवर्ड सप्लाईज का। बोलो किसका होता है? आउटवर्ड सप्लाईज का। जीएसटीआर 2 किसका होता है? सर इनवर्ड सप्लाईज का। बोलो किसका होता है? इनवर्ड सप्लाईज का। जीएसटीआर 3 होता है क्या? नहीं सर, जीएसटीआर 3 नहीं होता, जीएसटीआर 3B होता है। वैसे तो जीएसटीआर 2 भी नहीं होता, बट स्टिल मैंने एक्ट में दे रखा है, इसलिए आपको यहां पर समझा दिया। 3B प्रैक्टिकली फाइल करके चलते बेटा आईटीसी एंड आउटपुट लाइबिलिटी के लिए। बोलो आईटीसी एंड आउटपुट लाइबिलिटी के लिए 3 करके चलते हैं। 4 होता है बेटा आपका एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन। क्या बोला मैंने? एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन। तो कंपोजिशन वालों के लिए एनुअल रिटर्न की बात की जाती है। 5 होता है, बताओ बेटा किसके लिए 5 होता है? किसके लिए? एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। 6 आईएसडी के लिए होता है। 7 आपका बेटा होता है बोलो टीडीएस वाले के लिए। 8 आपका होता है बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। 9 आपका होता है बोलो किसके लिए? एनुअल रिटर्न, है ना? हाँ सर, 9 होता है आपका एनुअल रिटर्न। और इसी के साथ बेटा आपका 10th और लास्ट होता है बोलो कौन सा? अभी जो मैंने आपको बताया था, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न, वेरी गुड बेटा, फाइनल रिटर्न, परफेक्ट। हाँ क्या ना? हाँ, कर लिए सारे के सारे रिवाइज? हाँ सर, सारे के सारे रिवाइज कर लिए। आगे चले मेरे दोस्त, आगे चलते हैं सर। मूविंग फर्दर ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बेटा जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है 12/2017 से। 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर होता है, उसके अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, हाँ सर। तो डी ऑप्शन होने वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज को बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। सेक्शन नंबर 24 के अंदर बेटा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिपीट हो गया बेटा फिर से आपके लिए, यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होती है असेसेबल वैल्यू। बोलो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू होती है बेटा अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज असेसेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू बेटा असेसेबल वैल्यू अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। बेटा प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो प्राइस टू बी दी सोल कंसिडरेशन, टू बी दी प्राइस टू बी दी सोल कंसिडरेशन। हाँ क्या ना? हाँ सर। और दूसरा बेटा बायर एंड सेलर नॉट टू बी द रिलेटेड पर्सन। बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए। बायर एंड सेलर नॉट टू बी द रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पर्सन। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही आपकी असेसेबल वैल्यू बन जाएगी। कौन बोलता है ये भी बता दो मेरे दोस्त। सेक्शन नंबर 15 का सब सेक्शन नंबर 1 ये बात बोलकर चलता है। हाँ क्या ना?
हाँ सर। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है यार, अगर आप बदले में एक्सचेंज कर रहे हो तो फिर तो रूल्स में जाना पड़ेगा। रूल नंबर 27 याद करो। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, पैसे के बदले बेटा दूसरी चीजें दे रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस हमें रूल में जाना पड़ेगा। वहां पर हम शक पकड़ेंगे, शक। हम कहेंगे साहब हम नहीं मानते, 5,000 की चीज थी, उसके बदले आपने एक और चीज दे दी और बेटा नेट आपने 2,000 ही पे करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि 10,000 का मोबाइल फोन था, आपने पुराना मोबाइल फोन दिया और साथ में 4,000 रुपए दे दिए। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 10। अब आपने ओल्ड फोन के साथ एक्सचेंज करा तो सिर्फ 4,000 ही कैश दिया। तो इस सिचुएशन में प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि बदले में एक नया फोन आ रहा है और आप कंसिडरेशन में पुराना फोन दे रहे हो। तो बेटा पैसे के साथ पुराना फोन दे रहे हो, दिस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। साथ में एक्सचेंज की भी फीलिंग आ रही है, सोल कंसिडरेशन नहीं है साहब, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए यहां पर बेटा सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1 नहीं लगता। इसके लिए अपन को कहां जाना पड़ता है? रूल्स में जाना पड़ता है। रूल नंबर 27 अपन को खोलकर देखना पड़ता है, जहां पर ओपन मार्केट वैल्यू की बात कर रही है, सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन की बात कर रखी है, अलग अलग बातें बेटा वहां पर कर रखी है। हालांकि यहां पर मुद्दा मेरा समझाना सिर्फ इतना सा है कि सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर असेसेबल वैल्यू हुई, ट्रांजेक्शन वैल्यू हुई, सॉरी ट्रांजेक्शन वैल्यू ही आपकी असेसेबल वैल्यू बन जाती है। ओके सर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, द प्राइस इज गोना बी द सोल कंसिडरेशन। योर ऑप्शन नंबर ई विल गोना बी द करेक्ट आंसर। पक्का पक्का सर। रिटेंशन ऑफ अकाउंट, वाओ, सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन नंबर 1 मेरे सारे बच्चे बताएंगे। ये 15.2 मैंने आपको रेफर करा, 15.1 ये मैंने 15.1 आपको रेफर किया था अभी, वो भी नोट डाउन कर देता हूं मैं यहाँ पर बुक के अंदर बेटा, है ना? हाँ सर। तो सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1 और रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स के लिए बेटा सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन नंबर 1 आता है, जहां पर 6 साल की बात की जाती है बेटा, 72 मंथ्स की बात की जाती है। यानी करेक्ट ऑप्शन इज गोना बी योर ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन इज गोना बी योर ऑप्शन नंबर सी। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, पक्की बात, पक्की बात। अरे सिंपल सी बात है साहब, आपको अपने अकाउंट कितने समय तक संभाल के रखने हैं, क्योंकि बेटा कभी भी जीएसटी ऑफिसर या जीएसटी आपका प्रॉपर ऑफिसर आपके चेकिंग कर सकता है आकर बिजनेस प्रेमाइसेस के ऊपर। आप जानते हो इसका प्रावधान है जीएसटी के अंदर, ठीक है? तो कानून के अंदर प्रावधान है, प्रॉपर ऑफिसर को पावर दे रखी है, तो बेटा वो क्या कर सकता है? ऑडिट करने आ सकता है, आपकी ऑडिट हो सकती है। इसलिए आपको अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करके जरूरी है रखने। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहे कितने टाइम तक रखें साहब, आखिर कितने टाइम तक रखें? तो बेटा अगर 12-13 का है, अगर 12-13 की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 12-13 की बात हो रही है, तो 12-13 के बाद आप प्लस 7 ईयर्स यानी 31 मार्च के बाद से 7 साल आपको और संभाल के रखने पड़ेंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, अब बात समझ में आ गई। तो बेटा ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पक्का पक्का सर। अब आ रहा है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोलो कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी बेटा दिल्ली में ही हो सकते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो सकते हैं आप बताओ बेटा? हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही हो सकते हैं। न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इट्स गोना बी एफ। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? बोलो जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर? यस सर, करेक्ट आंसर। एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल टू कैटर द नीड्स ऑफ जीएसटी बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बताओ? जीएसटीन कौन सी है? जीएसटीएन। जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। क्या नाम है इसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। यही वो संस्था है बेटा। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर इसने अपना इनकॉर्पोरेशन करवा रखा है। ये एक एनपीओ मतलब कि नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे जीएसटी का सारा काम कराने के लिए, सारा पोर्टल डेवलप करने के लिए, सारी रिसर्च एनालिसिस करने के लिए यहां पर रखा गया है, बनाया गया है। और इसी को अपन बेटा प्यार से स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलकर चलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर? यस सर। ब्रीडिंग ऑफ फिश बेटा 12/2017 में एग्जेम्प्ट हो जाती है। 12/2017 में क्या हो जाती है? मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इज एग्जेम्प्ट, और क्योंकि ब्रीडिंग ऑफ फिश बेटा एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बार्टर बेटा सप्लाई का ही एक फॉर्म होता है, तो बी। और हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी बेटा इंडिया में होता है, चाइना में नहीं होता। सी 28%। तो जो 28% का हाईएस्ट रेट है बेटा, ये इंडिया में पाया जाएगा, चाइना में नहीं मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी मैच द फॉलोइंग नंबर 6। ठीक है? हाँ सर, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे, मजे से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है मेरे दोस्त। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात यहाँ पर कर रहा है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मुझे बताओ बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बड़ा आसान है, मैं बताता हूँ आपको, इधर आओ। सारे बच्चे मेरे साथ सुनेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आओ, पहली कंडीशन बेटा फुलफिल होनी क्या जरूरी है बताता हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओकेजनली ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, ओकेजनली, ओकेजन
स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। ओकेजन की बात कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, ओकेजनली। और दूसरा होता है बेटा नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी बेटा बिजनेस का फिक्स्ड प्लेस नहीं है और आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो ओकेजनली कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल बेटा मैं हूं, मुझे दिल्ली में जाना है, मुझे दिल्ली में जाकर ट्रेड फेयर में हिस्सा लेना है, मैं राजस्थान का रजिस्टर्ड सप्लायर हूं। अब अगर राजस्थान के रजिस्टर्ड सप्लायर को दिल्ली में जाकर ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है, वहां पर अपना गुड्स सेल करना है, सोल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और दिल्ली गवर्नमेंट मेरे से दो सवाल पूछेगी कि साहब क्या आपकी दिल्ली के अंदर कोई ऑलरेडी दुकान है, क्या दिल्ली के अंदर आपका ऑलरेडी कोई ठिकाना है, ठिकाना। तो मैं कहूंगा नहीं, मेरा कोई फिक्स्ड ठिकाना दिल्ली में नहीं है। फिर वो मेरे से दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या आप हमेशा आओगे, क्या आप बार बार आओगे, क्या यहां आप बिजनेस करने की सोच रहे हो। तो मैं कहूंगा नहीं, मैं तो यहां ओकेजनली आऊंगा। कैसे आऊंगा, ओकेजनली आऊंगा, कभी कभी आऊंगा, साल में एक बार आऊंगा या 2 साल में एक बार आऊंगा, कभी कभी मेरा आना होगा। तो गवर्नमेंट वहां की कहेगी ठीक है, फिर आप हमारे लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, यानी हम भी आपको कैजुअली टैक्स करेंगे। देखो नाम क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हम भी आपको कभी कभी टैक्स करेंगे। तो वहीं से बेटा ये शब्द बन के निकला जिसे जीएसटी में नाम दिया गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या नाम दिया गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो ट्रांजेक्शन्स ओकेजनली होने चाहिए, बार बार नहीं होने चाहिए, और दूसरा जिस स्टेट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहां पर आपका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन की बात करें बेटा तो मुझे दे रखा है नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बेटा करेक्ट हो जाएगा आपका डी। बोलो हाँ के ना, हाँ। डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 4, क्या बोलेंगे, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 4 बेटा, शानदार। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 4 डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करता है। और मैंने आपको बता रखा है बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट सेपरेट पर्सन। क्या बोला मैंने, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कमाल की बात बोल रहा हूं मैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स सेपरेट पर्सन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट सेपरेट पर्सन का मतलब यह है बेटा कि अगर आपका पैन नंबर है, आप जानते हो बेटा जीएसटी में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, अच्छे से जानते हो, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन किया जाता है, हाँ के ना, हाँ सर बात तो सही है। पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, पेन बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने राजस्थान में, अगर मैंने गुजरात में, अगर मैंने न्यू दिल्ली में और अगर मैंने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो यहां पर मुझे जो जीएसटी मिलेगा बेटा वो अलग जीएसटी मिलेगा, यहां पर मुझे अलग से जीएसटी मिलेगा। जीएसटी का मतलब होता है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलो जीएसटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये एक नंबर होता है बेटा, मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा जीएसटी क्या होता है। वो मुझे गवर्नमेंट इशू करती है, हर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग जीएसटी मुझे इशू किया जाता है। बोलो हाँ के ना, हाँ। और बेटा स्टेट वाइज होता है, कैसे होता है, स्टेट वाइज। ये जो नंबर होता है इसमें स्टेट कोड भी होता है, 2 डिजिट का स्टेट कोड होता है। उसके बाद बेटा आपके पास 10 डिजिट्स का आपका पैन नंबर होता है, और उसके बाद 2 डिजिट्स का आपके पास यहाँ पर एंटिटी कोड होता है, और 1 डिजिट का बेटा चेक सम नंबर होता है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस नंबर को, ये चेक सम नंबर होता है। तो 15 डिजिट्स का आपका जीएसटी होता है जो आपको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ सर, ये चीज मैंने आपको समझाई और बहुत अच्छे से समझाई। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अपना मुद्दा क्या है दोस्त, अपना मुद्दा यह है कि डिस्टिंक्ट पर्सन किसे बोलेंगे। तो बेटा ये रजिस्ट्रेशन इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बनेगा, ये रजिस्ट्रेशन इस रजिस्ट्रेशन के लिए बनेगा डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि सेपरेट है ना बेटा, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, रजिस्ट्रेशन डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट रजिस्ट्रेशन क्रिएट डिफरेंट पर्सन। ये बिल्कुल बेटा आपकी क्लास नंबर 11th याद कर लो आप। क्लास 11th में जब बेटा आप छोटे बच्चे थे, क्लास 11th में पढ़ा करते थे, तो मैडम आपको बताया करती थी अकाउंट्स के अंदर याद करो सेपरेट लीगल एंटिटी। याद आया कुछ, मैडम ने बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरे दोस्त वही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, और ये एक सेपरेट एंटिटी है। दीज बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। सर वो अलग स्टेट होना जरूरी है क्या? अगर एक ही स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मेरा राजस्थान के अंदर ही अगर मेरे 3 रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन 1, रजिस्ट्रेशन 2, रजिस्ट्रेशन 3, तो सर ये आपस में सेपरेट नहीं होंगे क्या? ये भी आपस में सेपरेट होंगे बेटा। जहां पर भी जीएसटी चेंज हुआ वहां पर सेपरेट पर्सन क्रिएट हुआ। क्या बोला मैंने? जहां पर भी जीएसटी चेंज हुआ, अलग जीएसटी अप्लाई हुआ, वहां पर बेटा क्या हुआ, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। तो ये डिस्टिंक्ट हो गया, ये डिस्टिंक्ट हो गया, ये डिस्टिंक्ट हो गया, भले ही बेटा स्टेट एक ही हो।
तो सर क्या एक स्टेट में ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? एक से ज्यादा बिल्कुल ले सकते हो बेटा। रजिस्ट्रेशन बिजनेस वाइज होता है, वर्टिकल वाइज वाला डेफिनेशन हटा दिया गया, बिजनेस वर्टिकल का डेफिनेशन एक्ट में से हटा दिया, क्योंकि वो बेटा गलत था, वो असली फुलफिलमेंट नहीं दे रहा था, असली फीलिंग नहीं आ रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके बोला कि आप एक स्टेट में चाहो तो एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन नंबर 4 बेटा सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्रिएट सेपरेट पर्सन, और ये आपका हो गया बेटा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या लेकर रखा है? डिफरेंट जीएसटीएन बट वन पैन। तो एक पैन पर अगर अलग 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 रजिस्ट्रेशन आप लोगे तो वो सभी रजिस्ट्रेशन आपस में क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। पक्का? हाँ जी सर बिल्कुल पक्का। अब आ रहा है बेटा टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम। टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम, बेटा कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करके नहीं, एनुअली रिटर्न फाइल करके चलता है। तो आप अच्छे से जानते हो बेटा अमेंडमेंट आ चुका है, और अमेंडमेंट का रूल नंबर है रूल नंबर 62। क्या बताया मैंने? रूल नंबर 62, जहां पर आपको अच्छे से पता है कि जो आपका ये होता है ना कंपोजिशन वाला टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन जिसको आप बोलते हो, सेक्शन 10 में जो टैक्स पे करके चलता है उसे क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है पेमेंट ऑफ टैक्स का। क्या बोला मैंने? क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। तो सेक्शन 10 वाले बंदे की अगर मैं बात करूं दोस्त, कंपोजिट वाले की, तो आप उसके रेस्पेक्ट में अच्छे से जानते हो रूल नंबर आपको कौन सा बताता है? रूल नंबर 62 बताता है। और रूल नंबर 62 क्या बताता है? वो बताता है कि दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको बेटा क्वार्टरली CMP 08, क्या बोला मैंने? CMP 08 में स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको क्वार्टरली ही करना पड़ेगा, लेकिन जो रिटर्न है दोस्त, वो रिटर्न आप भर सकते हो कैसे? एनुअली। तो बेटा इनकी झंझट खत्म कर दी यहां पर, और एनुअली रिटर्न फाइलिंग का इनको ऑप्शन यहां पर दे दिया, जो 30 अप्रैल 30 अप्रैल होता है बेटा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट। इससे पहले आपको अपना GSTR 4 आपको फाइल करना होता है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो यहां पर बेटा आपका GSTR 4 आपको फाइल करना होता है। चले आगे, चलो आगे। तो बेटा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न नहीं बेटा, एनुअल रिटर्न। तो इसे आप करेक्ट कर लो, सारे बच्चे अपनी बुक में फटाफट से इसे करेक्ट करेंगे, फटाफट करेक्ट करो बेटा अपनी बुक में। अगर आपके हाथ में पेन या पेंसिल जरूर होगा, इसे आप एनुअल कर लो, एनुअल रिटर्न। एक्चुअली बिट वाली जो बेटा ये आपकी PDF है, ये जो बुक है बिट क्वेश्चंस वाली, ये अमेंड नहीं हुई है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने मेल ऑलरेडी भेज दिया है। कभी भी ये अमेंड होकर आ सकती है, या हो सकता है इंस्टीट्यूट इसे अगले अटेम्प्ट के लिए, मई अटेम्प्ट के लिए अमेंड कर दे। तो बेटा यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ई इज गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? हाँ सर। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में सेल ऑफ बिल्डिंग। आप अच्छे से जानते हो बेटा ई मैजिक, और वो बन गया था न्यू मैजिक। क्या ये सर आप क्या बोलते रहते हो? ई मैजिक, न्यू मैजिक, व्हाट इज दिस? बेटा दिस इज मेमोरी टेक्निक्स, दिस इज मेमोरी टेक्निक्स। तो न्यू मैजिक आप जानते हो किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 प्लस शेड्यूल 3। किसकी बात करी? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 शेड्यूल 3 की बात करी बेटा, जहां पर आई का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर इस आई का मतलब क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे बाप रे ये क्या हो गया? आई का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा ना सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, खेल खत्म। लेकिन बात हो रही है कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा, और अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन गया तो बेटा फिर तो GST लग जाएगा, टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा, तो फिर GST लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, और कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर सेल हो रही है, तो उस पर GST नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। आगे चले, आगे चलो सर। तो इसी के साथ बेटा मैं यहां लिखूंगा B, नॉन टैक्सेबल। बेटा यहां पर बात होती ही नहीं है किसकी? बोलो एग्जेम्प्ट की। बेटा एग्जेम्प्ट वो चीज होती है जो टैक्सेबल होती है, जो टैक्सेबल ही नहीं है उसे आप एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकते। तो एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल में क्या डिफरेंस होता है, मैं ऑलरेडी वर्क बुक लेक्चर्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से एग्जांपल लेके समझा चुका हूं, आपको पूरा का पूरा याद करा दिया है, मैंने याद करा दिया दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बेटा एग्जाम्प्ट होता है। एंट्री नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। बोलो कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर, मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे मेरे को। बेटा आप सब पास हो गए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, यू डेफिनेटली गोना बी क्रैक दीज एग्जामिनेशंस, सो डोंट वरी, जस्ट स्टडी हार्ड फॉर योर पेरेंट्स, और किसी के लिए नहीं दोस्त, सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करनी है, और मन लगाकर दम लगाकर अपन को पढ़ाई करनी है। एक बार की बात है बेटा, उसके बाद फिर मजे मजे करने हैं। एक बार पूरी ताकत लगा दो अपने शरीर की,
पूरी ताकत लगा दो, सर से लेकर पांव तक बेटा पूरी ताकत लगा दो, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको पढ़ा देता हूं और आप फटाफट से इसे रिवाइज भी कर लो। एंट्री नंबर 27 किसकी बेटा, 12/2017 की। इसके अंदर बेटा जो भी इंटरेस्ट होता है लोन्स और एडवांसेस के ऊपर, क्या बोला मैंने, जो भी इंटरेस्ट होता है लोन्स और एडवांसेस के ऊपर उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है। बेटा एग्जेम्प्ट में मैंने पहले भी बताया है और नॉन टैक्सेबल में डिफरेंस होता है। एग्जेम्प्ट में और नॉन टैक्सेबल में डिफरेंस होता है, मैं ऑलरेडी आपको वर्कबुक लेक्चर्स में करा चुका हूं, एक बार जाके जरूर देख लेना। आ रहा है आपके पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोलो हाँ के ना, ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, और ये मेरे को दिखाई दे रहा है, देखो आंसर की यहाँ पर आ गई। इट मींस दैट दिस विल गोना बी दी लास्ट क्वेश्चन फॉर द मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग का दोस्त मेरे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ओके। हाँ सर, ओके, आगे चले, आगे चलो सर। जीएसटी रिटर्न ऑफ इनवर्ट सप्लाई, सर अभी अभी तो पूरा रिवाइज कराया था, इनवर्ट सप्लाई का होता है GSTR 2, यानी कि बेटा डी इज गोना बी द करेक्ट ऑप्शन, डी इज गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। रीड ऑनली डॉक्यूमेंट, ये होता है बेटा 2A, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। 2A जिसमें आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाई देती है, तो द ऑप्शन इज गोना बी ए, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद आता है बेटा आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। बेटा आप अच्छे से जानते हो, अगर 20 तारीख को टैक्स पे करना था और 20 तारीख को टैक्स पे नहीं करा तो जितने दिन भी डिले करोगे उस पर सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से 18% पर एनम, 18% पर एनम का बेटा इंटरेस्ट लेवी होगा, 18% पर एनम का वहां पर इंटरेस्ट लेवी होगा, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। तो दिस विल गोना बी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बेटा बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 1, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, लेकिन बेटा एट प्रेजेंट, क्योंकि आप भी जानते हो रूल नंबर 61 के हिसाब से, रूल नंबर 61 के हिसाब से जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं उन नोटिफिकेशंस में बेटा डेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज कर देती है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा कि इस वक्त जो GSTR फाइल हो रहा है, GSTR 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहूंगा बेटा, GSTR 1 दो तरीके से फाइल हो रहा है। चेक करा जाएगा सबसे पहले कि आपका टर्नओवर बेटा मोर देन, क्या बोल रहा मैंने, मोर देन 1.5 CR है या फिर अप टू 1.5 CR है, ये आप पे डिपेंड करेगा बेटा, मोर देन है कि अप टू है। अगर मोर देन है मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर है तो बेटा आपको मंथली फाइलिंग करके चलनी पड़ेगी GSTR 1 की, मंथली फाइलिंग करके चलनी पड़ेगी आपको GSTR 1 की। और बेटा अगर 1.5 करोड़ से कम है, यानी 1.5 करोड़ तक या 1.5 करोड़ से कम है, तो इन दैट केस बेटा आप GSTR 1 को क्वार्टरली भी फाइल करके चल सकते हो। हाँ सर, हाँ सर। डेट अपन यहाँ पर 10th ही मान के चलेंगे बेटा एक्ट के हिसाब से, और वो ऑप्शन आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर ई में, बोलो कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई में। और 3B की आप जानते हो बेटा 20th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। हालांकि यहाँ पर भी 5 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई हो रखा है कि जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हें 20 तारीख तक भरना है, और जिनका भी टर्नओवर बेटा 5 करोड़ से नीचे है उनको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 पर्टिकुलर स्टेट्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कुछ के लिए ड्यू डेट होगी 22 और कुछ के लिए ड्यू डेट होगी 24 ऑफ द मंथ, लेकिन बेटा पेमेंट तो आपको मंथली ही करके चलना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज गोना बी द करेक्ट ऑप्शन, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। आगे चले, हाँ सर आगे चलो। तो चलो बेटा आगे चलते हैं फटाफट से और आते हैं किसके ऊपर, अरे वाह, ट्रू और फॉल्स के ऊपर। तो फटाफट से हम हमारे ट्रू और फॉल्स बेटा यहाँ पर कर लेते हैं, बोलो हाँ के ना, यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ट्रू एंड फॉल्स अपन बेटा यहां पर कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी मैच द फॉलोइंग में तो आप मुझसे कमेंट करके बेटा जरूर पूछिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो बेटा आप, फटाफट से मैं आपके वहां पर सारी क्वेरी सॉल्व कर देता हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ रहा है एज पर एंटी प्रॉफिटियरिंग, एज पर एंटी प्रॉफिटियरिंग। बेटा सेक्शन सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल के बताएंगे, एंटी प्रॉफिटियरिंग का सेक्शन फटाफट बोलो बेटा। सेक्शन नंबर, बिल्कुल सही जवाब 171, क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 171, याद आया, हाँ सर याद आ गया। एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पहला पॉइंट बेटा। मैं हमेशा इतना शानदार तरीके से मैं आपको एंटी प्रॉफिटियरिंग पढ़ाता हूं बेटा, सेक्शन नंबर 171, मजा आ जाता है बच्चों को, इतना बढ़िया तरीके से एग्जांपल दे देकर मैं एंटी प्रॉफिटियरिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा देता हूं। तो मैंने बोला साहब रेट ऑफ टैक्स, पहला पॉइंट क्या बेटा, रेट ऑफ टैक्स, any reduction in the rate of tax, this will gonna be my point number 1, this will gonna be my point number 1। और उसके बाद बोल रहा है और, हमेशा की तरह बेटा, और सर्विसेज, और ये वाला और नहीं बेटा, ये वाला और, इस और को तो हटाओ, तो गुड्स और सर्विसेज वाला और है, ये वाला और बेनिफिट, और बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी बेटा पॉइंट नंबर 2।
यानी पॉइंट नंबर 2। ये 2 पॉइंट होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटा एंटी प्रॉफिटरिंग आपको चेक करने के लिए। वो ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे आपको बेटा बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। शैल बी पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन। इसको लेकर बहुत लड़ाई चल रही है कि कमेंसुरेट रिडक्शन किसको बोलेंगे, क्योंकि ये लॉ में कहीं भी समझा नहीं रखा कि जो रिडक्शन करना है प्राइसेस में वो कमेंसुरेट करना है। कौन सा? कमेंसुरेट, मतलब बेटा प्रपोर्शनेट, या आप कह सकते हो अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए वो। तो कमेंसुरेट को लेकिन कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा, तो कमेंसुरेट रिडक्शन आना चाहिए, कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइजेस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, सेक्शन नंबर 171 का सब सेक्शन नंबर 1। दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। बोलो हाँ के ना? यस सर। तो दिस विल गोना बी बेटा ट्रू। हाँ के ना? हाँ सर। और बेटा मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की भी कोशिश करूंगा यहाँ पर कि 2 बातें मैंने यहाँ पर बोली बेटा। पॉइंट नंबर 1 था, देखो पॉइंट नंबर 1 क्या था, मेरे साथ साथ फटाफट रीड करो, मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स ऑफ एनी सप्लाई। मुझे एक बात बताओ बेटा, प्री जीएसटी रिजाइम और जीएसटी रिजाइम की बात अपन करके चलेंगे। सर क्या बोला आपने? बेटा जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद। आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ बेटा, फास्ट बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा आपको बताना होता है, टाइम भी मुझे कम रखना पड़ता है। बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो बच्चा फिर कहेगा सर आपने ज्यादा पढ़ा दिया, टाइम बहुत लग गया, मेरे पास में टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है। ठीक है सर? हाँ, तो मैंने बोला प्री जीएसटी रिजाइम, क्या बोला मैंने? प्री जीएसटी और बेटा पोस्ट जीएसटी। प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको हमारी बात समझ में आ गई। प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। प्री जीएसटी बेटा, अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड हुआ करता था, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड हुआ करता था, किसी सामान आर्टिकल थिंग की बात कर रहा हूं जिसे मैन्युफैक्चर किया गया हो, तो आप अच्छे से जानते हो बेटा एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, और आप अच्छे से जानते हो बेटा उस पर वैट भी लगता था, उस पर वैट भी लगता था। बेटा एक्साइज ड्यूटी अगर मैं मानू 12.5% लगी और वैट अगर मैं मानू 12% लगा, तो टोटल ड्यूटी उसके ऊपर कितनी लगी कोई बताएगा मुझे? बेटा अराउंड ऑन एन अप्रोक्सीमेटली 25%। क्या बोला मैंने? अप्रोक्सीमेटली 25% ड्यूटी उस पर लगाई गई प्री जीएसटी रिजाइम में। तो मुझे बताओ बेटा, अगर 100 रुपए का गुड्स था, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लें कि 100 रुपीज का गुड्स था, 100 रुपीज के गुड्स पर अगर 12.5% का आपका एक्साइज ड्यूटी लगा होगा, तो ये बना होगा बेटा 112.5, और इसके ऊपर वैट लगा होगा, तो बेटा कैलकुलेटर आप अपना ले सकते हो, मैंने अपना कैलकुलेटर ले लिया है। 112.5 के ऊपर आप वैट लगाओगे 12% से, तो वो आएगा बेटा 13.5, 13.50। बोलो हाँ के ना? हाँ साहब। और इसको वापस जोड़ दोगे तो बेटा ये हो जाएगा 126 रुपए। कितना हो जाएगा? 126 रुपए। मतलब जो MRP बेटा मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकल कर आती थी, वो कितनी निकल कर आती थी? 126 रुपए निकल कर आती थी। कोई दिक्कत नहीं सर। यहां हमने क्या लगा दिया? एक्साइज लगा दी, और यहां हमने आपके वैट लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का? पक्का, क्योंकि आप जानते हो बेटा एक्साइज का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता, वैट का क्रेडिट एक्साइज में नहीं मिलता। ये भी प्रॉब्लम आपके हुआ करती थी कैस्केडिंग इफेक्ट के अंदर। तो ये एक तरीके का कैस्केडिंग इफेक्ट बेटा यहां पर आपको नजर आ रहा है। ओके सर। लेकिन प्री जीएसटी रिजाइम, अब मेरी बात को सुनना बेटा, प्री जीएसटी रिजाइम से पोस्ट जीएसटी रिजाइम में ऐसा हुआ कि अब बेटा रेट लगता है, सिर्फ और सिर्फ रेट लगता है उस गुड्स के ऊपर जीएसटी के अंदर सिर्फ 18% से, सिर्फ 18% से। तो मुझे बताइए साहब, मुझे बताइए कि 100 रुपए की चीज जो हुआ करती थी, अब बेटा अब जीएसटी के अंदर, जीएसटी आने के बाद बात कर रहा हूं मैं आपसे जीएसटी आने की बात कर रहा हूं बेटा। तो 100 रुपए पर अब आप कितना जीएसटी लगा दोगे बताओ मुझे? 18 रुपए बेटा, ज्यादा से ज्यादा जीएसटी लगा दोगे तो गुड्स आपको पड़ेगा 118 का। कितना सस्ता हो गया मुझे कोई बताएगा बेटा? 126 माइनस 118 सस्ता हो गया बेटा 8 रुपए। तो वो कह रहा है एंटी प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है कि रिडक्शन इन प्राइस, वो बोल रहा है ना कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस। तो गवर्नमेंट चाहती है कि साहब रिडक्शन इन प्राइस होना चाहिए, कितने का? 8 रुपए का। मतलब कि कस्टमर को बेटा, होल सोल कस्टमर को, एक आम आदमी को वो गुड्स 8 रुपए सस्ता मिलना चाहिए। क्या बोला? 8 रुपए सस्ता मिलना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट। अब होगा क्या सर? 8 रुपए सस्ता ही मिलेगा, वो तो दिखती बात है, उसमें क्या नहीं बात है, 8 रुपए सस्ता मिलेगा। बेटा ऐसा होता नहीं है ना। होता यह है कि जो चोर होते हैं ना, चोर जिनको गवर्नमेंट पकड़ती है, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा कस्टमर को क्या पता लगेगा, कस्टमर की आदत है तो 126 रुपए देने की है,
कस्टमर की आदत तो 126 रुपए देने की है, उससे तो अपन 126 रुपए ले लेंगे। तो सर वो तो कैसे ले लेंगे, जीएसटी तो 18% ही है। वो क्या करेंगे बेटा, इसको बढ़ा देंगे, इस 100 को बढ़ा देंगे। वो कहेंगे साहब प्रॉफिट बढ़ा लो अपना, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। वो कहेंगे 100 का था ही नहीं साहब, अब इसको कर देते हैं 110 का, या इसको कर देते हैं 115 का, और फिर उस पर लगाते हैं 110 पर लगाते हैं 18%, तो आएगा 19.8, यानी कि ये 129। तो 129.8 उल्टे कहेंगे साहब जीएसटी आने से महंगाई आ गई। क्या कहेंगे, समझा आपने, लोग क्या कहेंगे, जीएसटी आने से महंगाई आ गई साहब, जीएसटी बहुत महंगा पड़ता है। और 126 की चीज को 129 करके बेचेंगे, इस पर बेटा 18% जीएसटी लगा देंगे, यानी कि 19.80, और कहेंगे साहब जीएसटी महंगा है, जीएसटी बहुत महंगा है साहब, ओ माय गॉड, जीएसटी ने बर्बाद कर दिया साहब, जीएसटी देश लेके डूब गया साहब, मोदी जी ने बहुत गलत डिसीजन ले लिया जीएसटी को लाने का, जीएसटी ने तो कमर तोड़ दी साहब, वो ऐसे कमर तोड़ दी, देखो ये लोग ये काम करेंगे, अपनी प्राइस बढ़ा ली और ज्यादा कमाई कर ली। और यही होता है बेटा एंटी प्रॉफिटरिंग। यहां पर एंटी प्रॉफिटरिंग कमिटी जो है, वो कमिटी आपको पकड़ लेगी और आप पे पेनल्टी ठोक देगी साहब। और ध्यान रखना बेटा, एंटी प्रॉफिटरिंग के पास बहुत पावर होती है, एंटी प्रॉफिटरिंग आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकती है, याद रखो, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 29 आप भूल नहीं सकते। सेक्शन नंबर 29 के अंदर आपको पता है बेटा, कैंसिलेशन का पहला रीजन क्या दे रखा है कि अगर आपने एंटी प्रॉफिटरिंग को कॉन्ट्रावेन करा, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 171 के अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा साहब, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये 8 रुपए आपको कम करने पड़ेंगे, यानी प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, प्राइस आपको उतना ही रखना पड़ेगा। ये थी एक बात बेटा, ये था एग्जांपल नंबर 1 जहां पर मैंने किसकी बात करी, रेट की बात करी। और दूसरा है बेटा बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी, दूसरा है आईटीसी का बेनिफिट। सर आईटीसी का बेनिफिट मतलब, आईटीसी का बेनिफिट ये बेटा कि फॉर एग्जांपल एक सीए फर्म है, एक क्या है सीए फर्म। अब सीए फर्म बेटा जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद, यानी कि प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। बेटा प्री जीएसटी से क्या होता था कि जो भी एक सीए फर्म खरीद के लाती थी उस पर लगता था वैट। जो भी ऑफिस की स्टेशनरी या जो भी ऑफिस का सामान, ऑफिस का कंप्यूटर हुआ, ऑफिस की बेटा स्टेशनरी हुई, फाइल्स हुई, जो भी सामान हुआ आपका, फर्नीचर हुआ, उस सब पर लगता था वैट। और सीए फर्म बेटा आगे देती क्या थी, सर्विस। सीए फर्म आगे देती क्या थी, सर्विस, तो आगे लगता था सर्विस टैक्स। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा, वैट का क्रेडिट सर्विस में नहीं मिलता, सर्विस का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता। और यही प्रॉब्लम थी पिछले लॉ के अंदर बेटा, पहले जो कानून था उसके अंदर जो अलग अलग कानून थे, सर्विस टैक्स अलग होता था, वैट अलग होता था, सीएसटी अलग होता था, सैन वैट अलग होता था, बहुत तकलीफ होती थी। उस तकलीफ को जीएसटी ने खत्म कर दिया। तो पहले क्या होता था, वैट लगकर आता था, आप आगे देते क्या थे, सर्विस टैक्स। तो वैट का क्रेडिट आप यूज ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि बेटा आप गुड्स नहीं बेच रहे थे। सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, या फिर बेटा आपकी सीएमए वालों की फर्म जो होती है, सीएमए वाले बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, आप लोगों की जो फर्म होती है बेटा, जो प्रैक्टिस करते हो आप, वहां पर आप क्या बेचते हो, सर्विस बेचते हो, गुड्स नहीं बेचते। तो वैट का क्रेडिट क्योंकि बेटा आपको मिलेगा नहीं, आपके काम का नहीं है, आप उसे सेट ऑफ ही नहीं करा सकते बेटा आउटपुट लाइबिलिटी से। और जब आउटपुट लाइबिलिटी से सेट ऑफ नहीं करा सकते तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कॉस्ट का पार्ट, वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा साहब। आप कहोगे मैं पीछे 10 रुपए टैक्स देकर आया हूं, 10 रुपए तो मैं अपनी फीस में कवर करूंगा। लेकिन नाउ बेटा इन जीएसटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, बिकॉज बेटा पीछे से आप जो भी लेकर आए हो उस पर सी और एस लगेगा, आगे जो दोगे उस पर भी सी एस लगेगा, यानी बेटा यहां पर आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, यहां पर आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। और इसलिए बेटा अब वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहा, तो हम चाहते हैं सीए साहब अपनी फीस को थोड़ा सा कम कर लो, सीए साहब अपनी फीस को कम कर लो, क्योंकि अब आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो अब पुरानी वाली ना लगाओ, तो जितना क्रेडिट नहीं मिल रहा था, कॉस्ट में जुड़ रहा था, उतनी फीस अब क्या हो जानी चाहिए, कमेंसुरेट रिडक्शन इन द प्राइजेस आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं बेटा एंटी प्रॉफिटरिंग। आई होप अब आपको अच्छे से एंटी प्रॉफिटरिंग का यहां पर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है बेटा आपके पास, द रेलिवेंट फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म बता रखा है वो बता रखा है REG 22। और आप अच्छे से जानते हो बेटा रूल नंबर 23, कौन सा रूल, रूल नंबर 23 की बात कर रहा हूं मैं। रूल नंबर 23 के अंदर जो फॉर्म बता रखा है, वो फॉर्म कौन सा बता रखा है बताओ, वो फॉर्म बता रखा है बेटा 21 ना कि 22। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा बोलो, फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा ये, FALSE। सर फॉल्स क्यों है, क्योंकि बेटा
REG 22 नहीं होता, REG 21 होता है। REG 21 सर कहाँ लिखा है? रूल 23 आप जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है साहब आपके पास में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर यानी जीएसटी नंबर स्टेट वाइज पेन बेस्ड 15 डिजिट नंबर। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि जो आपका मेरे दोस्त जीएसटी होता है ना, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मेरे दोस्त आपका स्टेट बेस्ड होता है। कैसे होता है बोलो? स्टेट बेस्ड होता है। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं 15 डिजिट्स होती है। बोलो क्या होती है? 15 डिजिट्स होती हैं। और 15 डिजिट्स के अंदर बेटा स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपका स्टेट कोड होता है। क्या होता है? स्टेट कोड। उसके बाद बेटा 10 डिजिट्स का आपका होता है पैन नंबर। उसके बाद 2 डिजिट्स बेटा एंटिटी कोड। और उसके बाद में 1 डिजिट होता है बेटा चेक सम। चेक सम ये बेटा गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट डिसाइड करके चलती है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो ये होता है बेटा आपका 15 डिजिट का GSTN। और ये स्टेट बेस्ड होता है क्योंकि शुरुआत ही इसकी स्टेट कोड से होकर चलती है। पक्का? हाँ सर पक्का। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या बोला? इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बेटा B2B रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा दी जा रही है। विल बी द लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। ओहो, विल बी द लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है और आप सारे बच्चे जानते हो ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स स्टेटमेंट है। बोलो कैसा है? फॉल्स। सर क्यों फॉल्स है बताओ? बेटा मैं बताता हूं आपको, मैंने याद भी करा रखा है। वर्क बुक रिविजन नहीं देखा है तो देख लो यार, उधर सब करवा दिया मैंने। इधर आओ, वर्क बुक रिवीजन के अंदर सारे लगभग सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको बताया था प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता है सेक्शन नंबर 12 सर्विस के केस में। सर्विस के केस में सेक्शन नंबर 12 बात करता है। और मैंने बताया था रिप टैग पोस्ट बिया, रिप टैग पोस्ट बिया। याद आया? रिप टैग पोस्ट बिया। हाँ सर याद आया। दिस इज द मेमोरी टेक्निक। रेजिडुअरी प्रोविजन, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस। फिर पी से क्या था बताओ? सारे बच्चे बताएंगे साहब। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। टी से क्या था बेटा? ट्रेनिंग सर्विस। सब सेक्शन नंबर 5 ट्रेनिंग सर्विस। एंड बेटा ट्रेनिंग सर्विस अगेन B2B एंड B2C। इन केस ऑफ B2B लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इन केस ऑफ B2C लोकेशन वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। यानी बेटा जहां पर भी आपकी ट्रेनिंग का एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनकर चलेगी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां पर हो रहा है, लेकिन अपने केस में बेटा वो साफ साफ बोल रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है। प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी B2B की कहानी है और B2B की कहानी में आप अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही बनकर चलता है। ओके सर, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला आ रहा है मेरे दोस्त, सर क्या आ रहा है अगला? इसको रब कर दूं सर? हाँ इसको रब कर दो। अगला आ रहा है रिकवरी एजेंट सर्विसेज। क्या है? रिकवरी एजेंट सर्विसेज इन टू बैंकिंग और NBFC। बेटे RCM में कवर होता है। याद आया कुछ? हाँ सर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 13/2017, 13/17 नोटिफिकेशन नंबर। और एग्जेम्प्ट नहीं होता, एग्जेम्प्ट नहीं होता, गलत, फॉल्स बेटा। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? बोलो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा दोस्त, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि बेटा एग्जेम्प्ट नहीं होता, टैक्सेबल होता है, लेकिन हाँ रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता है। तो बेटा टैक्सेबल तो होता है लेकिन रिवर्स चार्ज में टैक्स होकर चलता है। ठीक है सर? हाँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रीक्वेंसी टू फाइल GSTR1। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, GSTR1 जो आपका फाइल होता है वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर बेटा अप टू है, क्या बताया मैंने? अप टू 1.5 CR और बेटा अबव 1.5 CR। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बेटा मैं बात कर रहा हूं GSTR1 की। तो अगर बेटा आपके 1.5 CR से ऊपर है, अप टू है, अप टू ये वाला बेटा अप टू, तो इन दैट केस आपको जो फाइलिंग करनी होगी वो कैसे करनी होगी बताओ? क्वार्टरली। और बेटा अगर ये वाला केस है तो आपको मंथली फाइल करना होगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। और बेटा जनरली अगर मैं कहूँ तो 10th या फिर 11th आपको फाइल करना होता है। 10th या फिर 11th को आपको फाइल करना होता है।
तो क्या मंथली फाइल करना होता है बेटा? मंथली फाइल करना होगा अगर मैं 1.5 करोड़ से ऊपर हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो, अकॉर्डिंगली बेटा आंसर आप करके चल सकते हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। मेरे सारे बच्चे जानते हैं दिस स्टेटमेंट इज 100% फॉल्स, बिकॉज बेटा आप जानते हो अमेंडमेंट आ चुका है और सेक्शन नंबर 1 दोनों का बेटा, आप चाहो तो सीजीएसटी एक्ट का, चाहो तो आप आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जहां पर आपको शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट और एक्सटेंट दे रखा होता है, स्कोप दे रखा होता है। वहां पर आप जाके देख सकते हो, वहां साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है एक्सक्लूडिंग यानी कि नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। बोलो दोस्त क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 8 आता है और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, गुड्स सेंट फॉर अ डेमोस्ट्रेशन ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस, इट इज अ सप्लाई, इट इज अ सप्लाई। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं बेटा, रिटर्नेबल बेसिस का मतलब होता है कि वो वापस आ जाएगा, रिटर्नेबल बेसिस, और वो सप्लाई नहीं बनता। क्योंकि बेटा अगर मैंने कोई गुड्स भेजी है किसी को, रिटर्नेबल बेसिस पर वापस आएगा। जैसे कि अपन जॉब वर्कर को भेजते हैं, याद आ रहा है? हाँ सर। तो जॉब वर्कर को जो भी सप्लाई बेटा आप करते हो रॉ मटेरियल की, वो वापस आ जाती है। और क्योंकि बेटा वो वापस आ जाती है, वो क्या नहीं बनती? सप्लाई नहीं बनती। क्योंकि सप्लाई बनाने के लिए बेटा सेक्शन 7 कंप्लाई करना जरूरी है। क्या बोला मैंने? सेक्शन 7 कंप्लाई होना जरूरी है। और आप अच्छे से जानते हो कि सेक्शन 7 का सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए होता है और क्लॉज सी होता है। क्लॉज ए विद कंसिडरेशन की बात करता है बेटा, और यहां पर कंसिडरेशन होता नहीं है। ये विदाउट कंसिडरेशन प्लस शेड्यूल 1 की बात करता है, और शेड्यूल 1 में से कोई पैरा यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। शेड्यूल 1 का कोई भी पैरा इस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए ये सिचुएशन सप्लाई नहीं बनती। ना विद कंसिडरेशन है और विदाउट कंसिडरेशन में कोई पैरा एप्लीकेबल नहीं हो रहा शेड्यूल 1 का, इसलिए ये सप्लाई नहीं बनता रिटर्नेबल बेसिस वाला। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन, सेंट्रल सेल्स टैक्स हैज बीन सब्स्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। बिल्कुल सही जवाब। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के ऊपर लगाया जाता है आईजीएसटी, ना कि सीएसटी, इसलिए बेटा वो सब्स्यूम हो चुका है, खत्म हो चुका है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट मेरे दोस्त। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल और बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगला आ रहा है बेटा, आईजीएसटी वुड बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल गलत बेटा, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी कलेक्ट करके नहीं चलती। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बोलो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आईजीएसटी सिर्फ और सिर्फ लेवी और कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बाद में बेटा वो अपोर्शन किया जाता है स्टेट्स के बीच में। और कौन से स्टेट के बीच में? आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, डेस्टिनेशन स्टेट को उसे दिया जाता है। तो इंटीग्रेटेड गुड्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। IGST is nothing but a combination of CGST and SGST, and the SGST portion is given to the destination, state, consumption state. बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर is a chairperson of the GST Council. The answer is 100% correct. Article number 279 capital A. तो बेटा 279 कैपिटल ए आप अच्छे से जानते हो, जहां पर बता रखा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी हमारी निर्मला सीतारमण जी यहां पर चेयरपर्सन बनकर चलेगी जीएसटी काउंसिल की। पहले हमारे पास हुआ करते थे कौन? बेटा हमारे पास हुआ करते थे जेटली सर, है ना, अरुण जेटली सर हुआ करते थे। एज पर द डेफिनेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट, पर्सन डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेटा पर्सन डज नॉट इंक्लूड, जबकि अगर आप डेफिनेशन देखोगे पर्सन की, तो पर्सन के डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो ऊपर वाला ट्रू था, नीचे वाला फॉल्स है। ऊपर वाला ट्रू था, नीचे वाला मेरे दोस्त फॉल्स है। पक्का पक्का। पेनल्टीज लेविड ऑन लेट और डिलेड पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। बेटा लोन और एडवांसेस पर अगर पेनल्टी लगी है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होती। ये कह रहा है एग्जेम्प्ट होती है, मैं कह रहा हूं एग्जेम्प्ट नहीं होती। चाहो तो जाकर आपका एंट्री नंबर 27 देख लो। बेटा एंट्री नंबर 27 देख लेना, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, यानी अपना एग्जामिशन वाला चैप्टर खोलो, उसके एंट्री नंबर 27 देखो। वहां पर इंटरेस्ट और डिस्काउंट की बात हो रही है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अदर देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। यानी कि मेरे दोस्त अगर पेनल्टी लगाई जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद में आता है व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, सीजीएसटी नहीं साहब, आईजीएसटी लगता है। आप चाहो तो सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन नंबर 7 कस्टम टैरिफ एक्ट का जाके देख सकते हो। तो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे दोस्तों, इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी लेवी किया जाता है। 37 से आईजीएसटी लगता है और 39 से कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है। 37 से आईजीएसटी और 39 से कॉम्पनसेशन सेस लगाकर चला जाता है, लेकिन सीजीएसटी नहीं लगता मेरे मालिक, आईजीएसटी लगता है। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएगा और ये कह रहा है एग्जेम्प्टेड है, तो बेटा ये भी यहां पर आपका फॉल्स हो जाएगा। द हाइएस्ट रेट ऑफ जीएसटी बेटा 100% ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका 28% ही होता है। 28% इज योर हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट। जीएसटी विल नॉट एबॉलिश ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट बेटा आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी भी कुछ छुटके मुटके जो लोकल लेवल पर टैक्सेस लगकर चलते हैं वो अभी भी लेवी होते हैं। जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिली स्टेट इज 25 lakhs। आप सब बेटा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स इतनी बाहर पढ़ा चुका हूं, चाहे वो जीएसटी वाले लेक्चर मेरे सीए इंटर वाले बच्चों के लिए हो, चाहे सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए हो, चाहे सीए में इंटर वाले बच्चों के लिए हो। मैं 1000 बार डायग्राम के साथ, वो डायग्राम मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल चुका हूँ, वो डायग्राम और वो चार्ट में अपने व्हाट्सएप में भी डाल चुका हूँ, वो डायग्राम और चार्ट में कम्युनिटी टैब में भी डाल चुका हूँ। तो इस चैनल की जो कम्युनिटी टैब है बेटा, ऐप में खोलोगे तो ऊपर कम्युनिटी आती है, उस कम्युनिटी में जाओगे तो मैं वहां पर सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम शेयर करता रहता हूँ। वहां पर मैंने आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा चार्ट डाल रखा है और इस चार्ट के अंदर सारी लिमिट्स मैंने बता रखी है कि कंपोजिशन की क्या है, अदर देन कंपोजिशन की क्या है, स्पेशल कैटेगरी क्या है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी क्या है, गुड्स के लिए क्या है, सर्विस के लिए क्या है, पूरा का पूरा चार्ट बना के आपको दे रखा है। और आप जानते हो बेटा 25 लाख कोई चीज ऐसी नहीं होती, 25 लाख जैसी कोई चीज रजिस्ट्रेशन में नहीं होती, या तो 20 लाख होती है, तो 40 लाख होती है, या तो 10 लाख होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। तो इसलिए ये आपका बिल्कुल गलत जवाब, फॉल्स स्टेटमेंट। गुड्स आर क्लासिफाइड इन द जीएसटी रिजाइम यूजिंग एसएससी कोड, बिल्कुल गलत जवाब, फॉल्स। बेटा गुड्स के लिए एचएसएन का इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स के लिए एचएसएन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का किया जाता है। सर्विस के लिए एसएससी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद मेरे दोस्त आ रहा है द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, लीज। अभी अभी मैंने बताया था डीएसएलआर लैब टी, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? अभी अभी मैंने बताया था मेरे दोस्त डीएसएलआर लैब टी, बोलो क्या बताया था? डीएसएलआर लैब टी। डिस्पोजल आएगा, सेल आएगा, लीज आएगा, रेंट आएगा, लाइसेंस आएगा, एक्सचेंज आएगा, बार्टर आएगा, ट्रांसफर आएगा, सब आएगा। ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, बिल्कुल और बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगला आ रहा है अ पर्सन ऑफ त्रिपुरा, अ पर्सन ऑफ त्रिपुरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर रहा हूं मैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर रीड कर रहा हूं। अ पर्सन ऑफ त्रिपुरा इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, मतलब कि एक त्रिपुरा का पर्सन है, वो कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट करना चाहता है, यानी वो सेक्शन 9 से निकलकर सेक्शन 10 में टैक्स पे करना चाहता है, यानी वो सप्लाई बेस्ड नहीं टर्नओवर बेस्ड टैक्स पे करना चाहता है। प्रोवाइडेड हिज प्रीवियस टर्नओवर, बेटा उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है लेकिन वो एक्सीड करता है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है किसको बेटा? 75 lakhs को। आ सकता था त्रिपुरा, त्रिपुरा इज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कंपोजिशन के अंदर लिमिट जो होती है मेरे दोस्त 75 lakhs होती है। और यहां पर क्योंकि 75 lakhs को बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, ये कंपोजिशन में नहीं आ सकता, जबकि ऐसा बोला जा रहा है कि वो एलिजिबल है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, अंडर जीएसटी लॉ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 crore has to get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant। बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन नंबर 5 की बात यहां पर होती है। बोलो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन नंबर 5, और जो लिमिट दे रखी है 2 करोड़ की बेटा वो दे रखी है रूल नंबर 80 और सब रूल नंबर 3 के अंदर। रूल नंबर 80 सब रूल नंबर 3 के अंदर वो लिमिट आपको दे रखी है 2 करोड़ की। कितने करोड़ की? 2 करोड़ की। तो बेटा 2 करोड़ को एक्सीड करता है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ऑडिट करा के चलनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी ऑडिट करी है, मैं कर करके पागल हो गया, ऑडिट इतनी ऑडिट करी है। और आप ये भी जानते हो बेटा यहाँ पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है 9C के अंदर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, 9C के अंदर कराया जाता है। तो स्टेटमेंट इज 100% ट्रू स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन आ रहा है साहब,
क्या बोल रहा है देखें, देखो सर, क्वेश्चन नंबर 22 रीड कर रहा हूं मैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड फॉर मशीनरी परचेज्ड एंड सेंट डायरेक्टली टू अ जॉब वर्कर रजिस्टर्ड अंडर दी टैक्स पेयर। बेटा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अगर जॉब वर्कर है और उसे आप डायरेक्ट मशीन खरीद के भेज रहे हो, क्या उस मशीन, क्या उस कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको मिल जाएगा? बोलो हाँ मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 19 रीड विद सेक्शन नंबर 143 के अंदर बेटा आपको पता है 3 साल और 1 साल की लिमिट होती है। अगर आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है और आप भेज रहे हो, उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर आपने इनपुट खरीदा, इनपुट भेज रहे हो, तो मेरे दोस्त प्यारे दोस्त आपको इनपुट का भी क्रेडिट मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। बोलो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी टेंशन। सेक्शन बताएंगे मेरे को सारे बच्चे। बेटा 19 प्लस 143 अगर आप रीड करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल और बिल्कुल ट्रू प्रतीत होगा, आपको ट्रू नजर आएगा, ट्रू। आगे चले, आगे चलो सर। अंडर द जीएसटी फ्रेज, क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर रहा हूं मेरे सारे प्यारे दोस्तों। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑल्सो। ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है बेटा। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइन करता है। और आप जानते हो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज, इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर 3 चीजें आती है। बताओ मुझे एग्जेम्प्ट सप्लाई में कितनी चीजें आती हैं? बेटा आप अच्छे से जानते हो टैक्सेबल सप्लाई भी आता है एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, और एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर 3 चीजें निकल कर आती है मेरे मालिक, और तीनों आप जानते हो। यहाँ पर निल रेटेड सप्लाई भी आती है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करी हुई भी आती है, और यहाँ पर नॉन टैक्सेबल जो कि 2 ही चीजें होती है। बोलो कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा आपके पास में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक होता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये 2 ही चीजें हैं जो नॉन टैक्सेबल हैं। इसके अलावा नॉन टैक्सेबल हैं आपके पास शेड्यूल 3 की सप्लाईज, शेड्यूल 3 की सप्लाईज ये भी बेटा आपके एग्जेम्प्ट के अंदर ही आती है। बोलो हाँ ना? तो टैक्सेबल भी आता है, एग्जेम्प्ट भी आता है बेटा, इंट्रा भी आता है, इंटर भी आता है, इंट्रा भी आता है, इंटर भी आता है, जीरो रेटेड भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, हर चीज आती है आरसीएम वाले को छोड़कर, आरसीएम वाले को छोड़कर, क्योंकि बेटा वो मेरी इनवर्ड सप्लाई होती है ना कि आउटवर्ड सप्लाई। तो हर तरीके की, हर प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। इसलिए बेटा आपका स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा ट्रू, इसलिए आपका स्टेटमेंट यहां पर हो जाएगा ट्रू। अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने सेक्शन क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, और वो बोल रहा है कि पर्सन कैन इशू नॉर्मल टैक्स इनवॉइस। नॉर्मल टैक्स इनवॉइस, यह क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक बच्चे की क्वेरी थी और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा था। यहां पर एक बार फिर इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने करवा रहा हूं। पर्सन जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है क्या इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज विच वर सप्रेस्ड, सप्रेस्ड छुपा लेना, दबा देना, सप्रेस कर देना, दबा देना, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलने देना। मतलब वो सप्लाईज मेरे दोस्त जो मैंने छुपा ली, जो मैंने गवर्नमेंट को नहीं बताई, जिसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करा, क्या उन सप्लाईज के रेस्पेक्ट में जब वो सप्लाईज पकड़ में आएंगी, जब गवर्नमेंट बेटा मेरा गला पकड़ेगी और कहेगी कि बोल तूने कौन कौन सी सप्लाईज छुपाई है हमसे, किस किस सप्लाईज पे तूने टैक्स नहीं दिया बता, उस वक्त मैं कहूंगा अरे लो ना, अभी मैं इनवॉइस बना देता हूं, लो मैं टैक्स इनवॉइस बना देता हूं, ये लो मैंने साइन करा, ये लो टैक्स इनवॉइस फाड़ दिया। तो गवर्नमेंट कहेगी पागल समझते हो क्या हमको है? अभी जब हमने पकड़ लिया तो हमको टैक्स इनवॉइस बना के दे रहे हो। अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया, इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया बेटा, अब तो ब्याज भी भरना पड़ेगा और पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो क्या उस रेस्पेक्ट में, क्या उस सिचुएशन में क्या मैं नॉर्मल इनवॉइस बना सकता हूं? क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, शब्दों पर कैमरे को फोकस करो। नॉर्मल टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा है, क्या मैं नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बना सकता हूं क्या चोरी के केस में? आप बताओ, मैंने सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं। क्या मैं चोरी कर जब मेरी चोरी पकड़ी जाए तो मैं क्या नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बनाकर इशू कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आप भी जानते हो बेटा सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 129 और सेक्शन नंबर 130, मैं वापस बोलूंगा, सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 130 के केस में अगर टैक्स इनवॉइस बनती है तो उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखना पड़ता है, कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल। बोलो आईटीसी नॉट एडमिसिबल, वो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस नहीं होता, वो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस नहीं होता। वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? ये लिखना पड़ता है आईटीसी नॉट एडमिसिबल। और ये सारी बातें बेटा लिखी हुई है, रूल्स में लिखी हुई है। मैं हालांकि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा रूल नंबर वगैरह बताकर, वरना आपको सर ये रूल नंबर याद रखना है, वो रूल नंबर याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है अपन को। तो एमसीक्यू टिक करना है, अपने नंबर आ गए बस। अपन ने तो एमसीक्यू टिक करना है, उधर नंबर आ गया, उधर किसी को समझाने नहीं बैठना है कि मैंने क्यों एमसीक्यू टिक करा। बाय हुक और बाय क्रुक
पास होना है अपन को, तो बाय हुक और बाय क्रुक अपन को पास होना है दोस्त, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि अपन नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करके नहीं चल सकते हैं। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया बेटा, फॉल्स। अगला बेटा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर रीड कर रहा हूं मैं। जीएसटी इज पेबल वंस रजिस्टर्ड इवन इफ द टर्नओवर इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बेटा ये स्टेटमेंट 100% ट्रू है, और इसको लेकर मुझे याद आ रहा है, मैंने एक जीएसटी फैक्ट्स करके सीरीज निकाली है, और उस सीरीज के अंदर बेटा मैं आपके साथ रोजाना के पैम्पलेट शेयर करता हूं मैं, जिसमें जीएसटी फैक्ट बता के चलता हूं। तो उसमें वो मेरा कम्युनिटी टैब आप चेक कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, मैं वहां पर उसको हमेशा शेयर करता हूं। जब भी मैं जीएसटी फैक्ट्स शेयर करता हूं तो वहां पर कम्युनिटी टैब में डाल देता हूं। तो बेटा जीएसटी फैक्ट के अंदर मैंने आपको फैक्ट नंबर 1 बताया था कि एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जीएसटी फैक्ट का मतलब ये होता है कि जीएसटी में अलग अलग फैक्ट्स मैं आपके सामने मंथली या फिर क्वार्टरली लेकर आता हूं, और वो मैं हमेशा अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करता हूं। तो कम्युनिटी टैब जाकर देखना ना भूलें, वहां पर बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं। मेरी बात को सुनो, एक बार बेटा अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार अगर आपके गले में घंटी बंध गई, तो आप फिर बिल्ली बन गए, बिल्ली या बिल्ला, as the case may be. Once you are registered, then you have to pay tax beta, whether your turnover will be more than the threshold limit or less than threshold limit. अब अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो टर्नओवर भले ही बेटा आपका 20 लाख से ऊपर हो, चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से नीचे हो, 20 लाख या 40 लाख से ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो टैक्स पे करके चलना ही पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, मैंडेटरी। फिर बेटा आप ये नहीं बोल सकते कि ये सप्लाई मेरी एग्जम्प्ट हो सकती थी, ये सप्लाई मेरी ये हो सकती थी। हर सप्लाई पर आपको जीएसटी देकर उस वक्त चलना पड़ेगा, एक्सेप्ट कोई स्पेसिफिकली एग्जम्पशन ना दे रखी हो, आपको हर सप्लाई पर टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार बेटा बंदूक चल गई, तो फिर तो गोली लगनी ही लगनी है, ठीक है। हाँ सर, आगे चलें, आगे चलो सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसको तो बता दो उसका आंसर क्या होगा सर, उसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर बेटा 100% ट्रू। सवाल नंबर 26। अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ गिव्स अ फ्री स्पून, अ फ्री स्पून, क्या बोल रहा है देखो, अ फ्री स्पून along with each purchased, each spoon purchased along with each soap बेटा साबुन के साथ चम्मच दिया जा रहा है, साबुन के साथ चम्मच दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि ये कंपोजिट सप्लाई है, दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और मेरे सारे प्यारे बच्चे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई तो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, इतना 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 धाप धाप के पढ़ाया है कि आप भूल ही नहीं सकते। कंपोजिट सप्लाई बेटा नेचुरल बंडलिंग होती है, साबुन के साथ चम्मच, ये कौन सी नेचुरल बंडलिंग है भाई, ये कोई नेचुरल बंडलिंग नहीं है, इसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये है मिक्स्ड सप्लाई। बोलो ये कौन सा सप्लाई है, मिक्स्ड सप्लाई मेरे दोस्त, और इसीलिए आपका जवाब हो जाता है गलत, यानी कि स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। उसके बाद आता है बेटा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। किसने बोला, किसने बोला साहब, जीएसटी कभी मुझे बताओ फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड देखकर थोड़ी ना लगता है। कहां लिखा है जीएसटी में कि फर्स्ट हैंड पे ही लगेंगे साहब, सेकंड हैंड पे नहीं लगेंगे, ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा साहब, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फर्स्ट हैंड पे जीएसटी लगेगा सेकंड हैंड पे जीएसटी नहीं लगेगा। बेटा जीएसटी सप्लाई पर लगता है, अगर सप्लाई डेफिनेशन फुलफिल हो रही है तो जीएसटी लगेगा, अगर इंटर डिटरमाइन हो रहा है, अगर एग्जाम्पशन नहीं दे रखी है तो जीएसटी 100% लगेगा। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है, बोलो फॉल्स, ये स्टेटमेंट बेटा आपका हो जाता है यहाँ पर फॉल्स। अगला बेटा सवाल आ रहा है, द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट। बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट होती है आपकी वो ऑडिट जो आप 35(5) में कराते हो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर। अभी पढ़ा था ना अपन ने थोड़ी देर पहले, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर 2 करोड़ वाली लिमिट, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट जो बेटा है वो सीए के द्वारा ही की जा सकती है ओनली। ये भी बेटा मैं आपको ऑलरेडी वर्कबुक के अंदर करा चुका हूं, इसका जवाब है फॉल्स। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं वर्कबुक के अंदर, इसलिए यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करूंगा। सीए में भी साथ में कर सकते हैं, सिर्फ सीए नहीं सीए में भी कर सकते हैं, इसलिए जवाब हो जाएगा फॉल्स। इंटरेस्ट इज पेबल इवन ऑफ द ड्यूटी, बेटा ये भी मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, किसके अंदर, वर्कबुक के अंदर। तो इसका जवाब भी आप जानते हो बेटा क्या है, बोलो ट्रू, ठीक है। हाँ सर। आईटीसी इज अलाउड, ये भी बेटा मैं करा चुका हूं आपको, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 में ब्लॉक होता है, तो ये कह रहा अलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपका है फॉल्स। ये सारे के सारे लास्ट वाले एमसीक्यू मुझे लग रहे हैं कि ये वही मेरे हैं जो मैंने करवा रखे हैं, वही एमसीक्यू मुझे दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बेटा कंपलसरी रिसिप्ट, गुड्स के केस में मैंने आपको बताया था, गुड्स के केस में फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा
फॉल्स। ये सब के सब मैंने वर्कबुक में करा रखे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन में ट्रांसफर अमाउंट, ये बेटा आपका बिल्कुल सही है। सेक्शन नंबर 49 में नए दो सबसेक्शन डाले थे, सबसेक्शन नंबर 10 और सबसेक्शन नंबर 11, और इसलिए ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू। ये भी मैंने वर्कबुक में आपको करा दिया था। इसी के साथ बेटा मेरे ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और फाइनली अब मैं आप सभी के सामने हूं बेटा, किसमें बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा एक बार फिर मैं आप सभी के साथ यहाँ पर हूं, और एक एक करके बेटा एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को अपन शानदार तरीके से कर चलेंगे, समझ कर चलेंगे। पहला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, डैश मीन्स वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी, मतलब बेटा थ्रो, कास्ट का मतलब होता है फेंक दिया जाता है, उतार दिया जाता है, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द शिप। बेटा ये मैं वर्क बुक में आपको करा चुका हूं, ये वर्क बुक में मैं आपको करा चुका हूं। इसको बोलते हैं जेट सम। क्या बोलते हैं? जेट सम। आगे ना, हाँ सर। अगला सवाल, वेयर एनी आर्टिकल एक्सपोर्टेड बाय एन एक्सपोर्टर टू इंडिया, मतलब कि जब कोई भी गुड्स, कोई भी आर्टिकल भेजा जाता है किसी एक्सपोर्टर के द्वारा भारत के अंदर यानी बाहर से, तो बेटा बाहर से अगर भेजा जा रहा है, एक्सपोर्टर बेटा है यूएसए में, एक्सपोर्टर बेटा है कहां बेटा? यूएसए में। एक्सपोर्टर इज इन द यूएसए, एक्सपोर्टर इज इन द यूएसए। परफेक्ट, परफेक्ट सर। एक्सपोर्टर इज इन द यूएसए and he is exporting the goods from there only. Okay sir, whenever an article exported by an exporter to India at less than its normal value, oh dumping, dumping की फीलिंग आ रही है बेटा, डंपिंग की जा रही है, नॉर्मल वैल्यू से नीचे गुड्स बेचा जा रहा है। नॉर्मल वैल्यू से गुड्स नीचे भेजोगे तो हमारी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पर लगा देगी। बोलो, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा 9B के अंदर आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। हाँ के ना? हाँ। 8B में बेटा सेफ गार्ड ड्यूटी होती है, 6 के अंदर प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है, मैंने आपको सारी याद करा रखी है ना? हाँ सर। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा यहाँ पर अपन लगा देंगे। तो मैं लिख देता हूँ फटाफट से, एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग लगा दी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल, इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन बैगेज। बेटा बैगेज के ऊपर इफेक्टिव रेट होता है आपका 35%, और उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है बेटा आपका SWS एट द रेट ऑफ 10%। तो ये आपका इफेक्टिव रेट निकल कर आता है। कैलकुलेटर जिंदाबाद, फटाफट से 35 में 10% ऐड कर दो तो जवाब निकल कर आता है 38.50%। बेटा 38.50, 38.50% आपका इफेक्टिव रेट होता है किसका? बैगेज का। तो 38.5%, 38.50 इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ बैगेज इन केस ऑफ कस्टम्स। इफ द असेसमेंट इज डिलेड फॉर इंपोर्टेड गुड्स, बेटा इंपोर्टेड गुड्स में अगर असेसमेंट डिले हो जाता है, देन दीज गुड्स कैन बी स्टोर्ड इन द पब्लिक वेयर हाउस विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, मेरे सारे अच्छे बच्चे जानते हैं, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है बेटा। कभी भी अगर डिले हो जाता है असेसमेंट तो अपन बिना ड्यूटी पे करें, बिना बॉन्ड फाइल करें, क्या कर सकते हैं? वेयर हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं, और उसी को बोला जाता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, बोलो हाँ के ना? हाँ सर। आगे चले, आगे चलो सर। डैश गुड्स मस्ट बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर माइनर डिफरेंसेस इन अपीयरेंस एंड दैट विल बी नोन एज आइडेंटिकल गुड्स। डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन याद करो, याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। आइडेंटिकल गुड्स, पक्का? पक्का सर। तो दिस विल बिकम बेटा आपका आइडेंटिकल गुड्स। आगे ना? हाँ सर। So the next question is, rooms in a hotel or lodge are let out where tariff per day per room 1000 or more is a taxable supply। नहीं 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 नहीं, यहाँ आपको लैंग्वेज को बेटा करेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू करेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए बेटा इसको इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। अमेंडमेंट आ चुका है और अमेंडमेंट आने के बाद इसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। मैं वापस रीड करता हूँ क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू मेक द करेक्शन। रूम्स इन अ होटल और लॉज आर लेट आउट। बेटा रूम जो होटल और मोटल में होते हैं, होटल और लॉज में होते हैं, उसे किराए पर दिया जाता है, जहां पर बेटा एक दिन का किराया, एक दिन का टैरिफ बोले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होती है? बोलो 1000 नहीं, 1000 से ज्यादा। यानी कि आप करोगे कैसे? मोर देन 1000। बेटा इसको आप लिखो कि टैरिफ पर डे पर रूम इज मोर देन 1000, इज मोर देन, फिर करो डैश और फिर लिखो 1000 इज मोर देन 1000, वो टैक्सेबल होगा बेटा। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो 1000 फिक्स अगर है, फिक्स 1000, तो भी वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा।
तो फिक्स 1000 रुपीज इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, less than 1000 is also exempt. So we can say that up to 1000 is exempt, more than 1000 is taxable. सर एंट्री नंबर बताएंगे 14, एंट्री नंबर 14 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 by 2017, ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 by 2017. अगला सवाल आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी. अभी अभी बताकर आया हूं पीछे, REG 01, REG सर्टिफिकेट, REG 06 बेटा, REG 06 रजिस्ट्रेशन के लिए REG 06 होता है, सर्टिफिकेट के लिए और कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन लगाने के लिए REG 01 होता है. पक्का पक्का सर. द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, पोस्ट पेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बताओ मेरे को. पोस्ट पेड बिलिंग एड्रेस बेटा, बिलिंग एड्रेस है क्या ना. हाँ, क्योंकि बेटा पोस्ट पेड कनेक्शन है ना, तो टेलीफोन तो आपके घर पे लगा हुआ है, और अगर टेलीफोन नहीं है आपका मोबाइल फोन, अगर आपने पोस्ट पेड प्लान ले रखा है तो बेटा हर महीने आपको बिल आता है, आपके घर पे बिल वाला बिल देकर जाता है. इसलिए बिलिंग एड्रेस ही आपका क्या बनता है, प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है. अगला सवाल आ रहा है बेटा मिस्टर सी, प्रैक्टिसिंग CMA प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स, बाय वे ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स इज अ डैश. सवाल पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, सवाल कुछ इस प्रकार बोला जा रहा है. मैं आप लोगों के लिए वापस एक बार रीड कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए रीड कर रहा हूं, फिर मैं आपको इसे समझाकर चलूंगा. मिस्टर सी एक प्रैक्टिसिंग CMA है. बोलो मिस्टर सी. तो बेटा मिस्टर सी इज अ CMA. ठीक है, हाँ सर ये एक CMA है. ओके. प्रोवाइडेड क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ICMAI. ICMAI जो बॉडी है बेटा, उसको इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है बाय वे ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स, यानी टीचिंग सर्विस. कौन सी सर्विस, टीचिंग सर्विस. कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है. अब मेरी बात को सुनना बच्चों, आप हो जाओगे थोड़े से कंफ्यूज. मैं बताता हूं आप कहां पर जाके कंफ्यूज होगे, लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बेटा ट्रांजैक्शन के साथ डील करने का. आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे जीएसटी में. यू विल नेवर गोना कंफ्यूज इन जीएसटी इफ यू फॉलो दिस प्रोसीजर. व्हाट आई एम सेइंग इज, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो. सर प्रोसीजर क्या है, व्हेनेवर ट्रांजैक्शन कम्स टू यू बेटा, कभी भी अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आता है तो सबसे पहले चेक करो, मैं हमेशा बताता हूं सबसे पहले चेक करो सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है. ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रेसिपिएंट. बेटा यहां पर सप्लायर अंकल ये है और यहां पर रेसिपिएंट हमारा इंस्टीट्यूट है. इंस्टीट्यूट इज द रेसिपिएंट. पक्का पक्का सर. स्टेप नंबर 2, check whether it is a supply of goods or a supply of service. In step number 2 you have to check whether it is a supply of goods or supply of service. बेटा supply of goods यानी कि गुड्स बेच रहे हो कि सर्विस बेच रहे हो, फटाफट से स्टेप नंबर 2 में देख लो. स्टेप नंबर 1 में आपने क्या देखा था, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है. बेटा यहां पर सर्विस साफ साफ दिखाई दे रहा है, टीचिंग सर्विस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है. ओके बेटा क्या ये सप्लाई बनेगा, क्या ये सप्लाई बनेगा, मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये सप्लाई बनेगा. सर सेक्शन नंबर 7 है, सब सेक्शन नंबर 1 है, और क्योंकि बेटा फ्री में नहीं है, इंस्टीट्यूट पैसे दे रहा होगा, ये एज्यूम करेंगे तो विद कंसिडरेशन है, तो सप्लाई तो ये बनेगा, सप्लाई तो ये बनेगा. नाउ आपको चेक करना है बेटा कोई एग्जामिशन दे रखी है क्या आपको कोई एग्जामिशन दे रखी है क्या, इज देयर एनी एग्जामिशन. और एग्जामिशन किस बारे में, कि अगर कोई टीचर, कोई CMA, बेटा एम्प्लॉय नहीं बोल रहा हूं मैं, Mr. C is not employee of ICMAI, is not employee of the institute. Mr. C is not the employee of the institute. He is an independent person. Institute is an independent person. तो क्या कोई एग्जामिशन दे रखी है क्या बेटा, कोई एग्जामिशन नहीं दे रखी. एजुकेशन को लेकर, टीचिंग सर्विस को लेकर जो सर्विस दे रखी, जो एग्जामिशन दे रखी है, एजुकेशन सर्विसेज को लेकर जो एग्जामिशन दे रखी है, एंट्री नंबर 66 बाय एंट्री नंबर 66 ऑफ 12/2017 के अंदर, क्या बोला मैंने बेटा, एंट्री नंबर 66, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, वो बोलता है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेटा सर्विस देकर चलेगा, वो एग्जेम्प्ट होगी. ना कि उसको पीछे से जो सर्विस मिल रही है उसकी बात नहीं कर रहा, पीछे की बात नहीं कर रहा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आगे स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को सर्विस दे रहा है, उसकी बात उस एंट्री में की जा रही है.
पीछे से जो ले रहा है बेटा वो तो एम्प्लॉइज हैं, और आप जानते हो शेड्यूल 1 एम्प्लॉइज आउटसाइड है बेटा, शेड्यूल 3 एम्प्लॉइज आउटसाइड है, दोनों तरीके से एम्प्लॉइज आउटसाइड है जीएसटी के। एम्प्लॉय की दी गई सर्विस पर नहीं लगता, बोलो क्या, जीएसटी। ओके सर, यानी कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है बेटा, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, फुली टैक्सेबल बेटा, पूरी तरीके से टैक्सेबल माना जाएगा, पूरी तरीके से इसे टैक्सेबल माना जाएगा, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। अगला सवाल आ रहा है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड बेटा आप अच्छे से जानते हो, डेस्टिनेशन बेस्ड बनाने के लिए ही तो आईजीएसटी का स्पेशल पर्पस व्हीकल लाया गया। आईजीएसटी क्यों लाया गया, ताकि इसे डेस्टिनेशन बेस्ड बनाया जा सके। मैं अपने रेगुलर लेक्चर और फास्ट ट्रैक लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझाता हूं, इलस्ट्रेशन सॉल्व कराकर प्रैक्टिकली 2 से 3 क्वेश्चन बेटा कराए जाते हैं यहां पर मेरे द्वारा, आपको यह समझाने के लिए कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कैसे है, ये समझाने के लिए पूरा पूरा 3 से 4 इलस्ट्रेशन भी कभी कभी मैं करवा देता हूं। जब तक समझ में नहीं आता तब तक आगे नहीं बढ़ता मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कैसे बना। क्योंकि बेटा पहले वाले टैक्स डेस्टिनेशन नहीं ओरिजिन बेस्ड हुआ करते थे, और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो टैक्सेशन सिस्टम बेटा प्रचलित है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड वाला, बिकॉज डेस्टिनेशन बेस्ड इज द करेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूं आप सभी के लिए। डैश सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई। बेटा कंपोजिट सप्लाई में प्रीडोमिनेंट वाली सप्लाई कौन सी होती है, बोलो प्रिंसिपल सप्लाई। वेरी गुड बेटा, प्रिंसिपल सप्लाई। अगला सवाल आ रहा है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 4 इज डैश ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। बेटा एनुअली फाइल होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्वार्टरली फाइल नहीं होता। तो 30th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द ईयर, फॉलोइंग द ईयर। यहां पर आपको करेक्शन करना है बेटा, करेक्शन इज रिक्वायर्ड, करेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, मेक द करेक्शन हियर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4 इज 30th, ये 30 लिखा है मैंने, क्या लिखा है 3030, 3030 अब दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है। 30 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर नहीं, फॉलोइंग द ईयर, क्योंकि जीएसटीआर 4 अब आपको एनुअली फाइल करना होता है। और ये दे रखा है बेटा आपको रूल नंबर 62 में, कहां दे रखा है, बोलो रूल नंबर 62 में बता रखा है। द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज टू बी फाइल्ड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज बेटा जीएसटीआर 6, आईएसडी वाले 6 फाइल करके चलते हैं। इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स। बेटा देखना पड़ेगा सर्विस है कि गुड्स है, सर्विस है तो 20 lakhs और एक्सक्लूसिव गुड्स है तो 40 lakhs, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ, इधर देखो रजिस्ट्रेशन, वापस बोलो मेरे साथ, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, वापस बोलो फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेटा रजिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए, सेक्शन 22 के लिए। लेकिन आर्टिकल 279 कैपिटल ए के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर को नॉर्मल ट्रीट करेंगे, और अदर देन रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो फिर उसे स्पेशल कैटेगरी ट्रीट करेंगे। ओके सर, समझ में आया, हाँ सर आया। अगला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है बेटा, सर्विसेज रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मेट्रो। मेट्रो एग्जाम्प्ट है बेटा, मेट्रो एग्जाम्प्ट है, नील रेट है, नील रेट, कौन सा रेट, नील रेट। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेटा सप्लाई बेस्ड टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सप्लाई बेस्ड, क्योंकि यहां पर हमारे पास टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, हमारे पास में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई होता है। डायरेक्ट टैक्सेस बेटा प्रोग्रेसिव होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर, यहां लिख दूं, हाँ यहां लिख दो सर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और बेटा हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव। इंडियन जीएसटी मॉडल इज चूजन फ्रॉम डैश कंट्री मॉडल। बेटा कौन से कंट्री के मॉडल से हमारे देश का जीएसटी चुराया गया, कनाडा बेटा, कनाडा, CANADA, कनाडा। ओके ओके सर। उसके बाद आता है जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड एज पर आर्टिकल 279A, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्त, इसमें कोई नई बात नहीं है। HSN में बेटा एन का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, nomenclature. Every person who is liable to be registered under GST shall apply for registration in form बेटा REG 01, REG 01 सर्टिफिकेट मिलता है 6 में और रजिस्ट्रेशन कराना होता है 1 में। लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ट्रीटेड एज बेटा बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। सरकार दे रखा है बेटा, ये आपको मिलेगा शेड्यूल 2 में, ये आपको मिलेगा बेटा शेड्यूल 2 में, यानी कि 7(1)A आपको रीड करना पड़ेगा इसके लिए। कौन सा सेक्शन, 7(1)A, बोलो हाँ के ना, हाँ सर।
अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, जीएसटी डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज फॉर क्लेमिंग आईटीसी आर टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर। बेटा आईटीसी क्लेम करने के लिए इनवर्ट सप्लाईज पर आईटीसी क्लेम करने के लिए आप अच्छे से जानते हो, मुझे सारे बच्चे बताओ आप आईटीसी कहां डालते हो बेटा? आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हो? हाँ सर करते हैं। आईटीसी कहां डालते हो? 3B। किसमें डालते हो बोलो? 3B के अंदर। तो फॉर्म होता है बेटा आपका जीएसटीआर 3B। डिलेड पेमेंट के लिए मैं 1000 बार बता चुका हूं बेटा, 18% जीएसटी लगता है 51 के अंदर, कोई नई बात इसमें नहीं है। एज पर दी जीएसटी लॉ, बेटा जीएसटी लॉ के मुताबिक एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन अकाउंट बुक्स एट लीस्ट 72 मंथ्स। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं 72 महीने के लिए आपको बना के रखने पड़ेंगे। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और ईयर, जो भी एनुअल रिटर्न है बेटा, जिस साल के लिए आप भर रहे हो, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर, आप अच्छे से जानते हो। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 में आपको फाइल करना होता है, वहां से 72 महीने बेटा आपको पकड़ के चलने हैं, 6 ईयर्स पकड़ के चलने हैं। 36(1) में ये चीज आपको दे रखी है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ टैक्स पेयर बेटा, डैश कैन रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन की बात कहां होती है बताओ मुझे बेटा? कैंसिलेशन की बात होती है आपके पास सेक्शन नंबर 29 के अंदर, 29 के अंदर बात होती है। और सेक्शन 29 में बेटा लीगल हायर्स, कौन? लीगल हायर्स बेटा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं इन केस ऑफ डेथ। बोलो हाँ कि ना? यस सर। मूविंग फर्दर बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 आई एम गोइंग टू रीड। गिफ्ट्स एक्सेडिंग डैश in value in a financial year by an employer to employee shall constitute supply of goods or services or both। मेरे सारे बच्चे इसका जवाब देंगे बेटा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। इट्स टॉकिंग अबाउट, याद करो, शेड्यूल 1 का पैरा 1 की पैरा 2। सारे बच्चे बताइए मेरे को, फटाफट से बताओ किसकी बात हो रही है? शेड्यूल 1 की बात हो रही है, शेड्यूल 2 की बात हो रही है बेटा? बोलो। रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, पराई, पैरा 2। पैरा 2 याद कराया था मैंने आपको, PRAI पराई। ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, एजेंट और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जिसके अंदर बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूं, रिलेटेड पर्सन की। और रिलेटेड पर्सन के अंदर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का केस है तो 50,000 तक का गिफ्ट माफ है, एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। कितना? 50,000 रुपीज। अगला सवाल आ रहा है बेटा, टोल रिसिप्ट फ्रॉम हाईवे ऑफ कोयम्बटूर टू पालघाट is 60 lakh rupees and commission earned, commission is 6 lakh rupees। क्वेश्चन पे ध्यान से दीजिएगा बेटा, कैमरे का फोकस करने का वक्त आ गया है। बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। बेटा ध्यान रखिएगा, टोल कलेक्शन एग्जेम्प्ट होता है, याद करो। कलेक्शन ऑफ टोल इज एग्जेम्प्ट, 60 लाख रुपीज इज एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती। 60 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज कलेक्शन ऑफ टोल एग्जेम्प्ट होता है बेटा आपके नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर। उसका एन्यूटी प्लान भी एग्जेम्प्ट होता है, दोनों एग्जेम्प्ट होते हैं। एंड देयरफॉर ओनली टैक्सेबल सप्लाई इज ऑफ रुपीज 6 लाख। बेटा ओनली टैक्सेबल सप्लाई इज ऑफ रुपीज 6 लाख। अगला सवाल आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंपोजिट डीलर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू। बेटा कंपोजिट डीलर क्या इशू करके चलता है गुड्स की सप्लाई पर? मुझे सारे बच्चे बताएंगे। सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 3 इनवॉइस की बात कर रहा हूं। सेक्शन 10 वाले इंसान को क्या इशू करनी होती है? बिल ऑफ सप्लाई बेटा, बिल ऑफ सप्लाई, ना कि टैक्स इनवॉइस। ये मैं ऑलरेडी वर्कबुक के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूं। R has started business of supplying toys in Jammu and Kashmir. He is required to obtain registration if his aggregate turnover during the financial year exceeds 40 lakh rupees। बेटा 40 lakh, क्योंकि एक्सक्लूसिव गुड्स का केस है बेटा। टॉयज किस में आते हैं? टॉयज इज गुड्स, एक्सक्लूसिव गुड्स का केस है। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, मैंने बताया रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, अभी बताकर आए बेटा आपको, रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी नहीं मानेंगे, तो वहां पर लिमिट लगेगी 40 lakhs की। If the e-commerce operator is located in taxable territory, बेटा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करके चलेगा। ये भी मैं आपको करवा चुका हूं, कहां पर? वर्कबुक के अंदर। द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड, बेटा गुड्स रिटर्न नहीं होते हैं कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के यहां से, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। और वो टाइम में बेटा कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल का, सेक्शन नंबर 19 और 143 आप साथ में पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क बेटा आपके पास में नील सप्लाई होती है, यानी कि एग्जाम सप्लाई होती है। बोलो कौन सी सप्लाई होती है? एग्जाम सप्लाई। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसे 12/2017 में एग्जाम टी
एग्जेम्प्ट कर रखा है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज मेरे दोस्त। ये भी आपको दे रखा है बेटा सेक्शन 27 के अंदर, और ये भी मैं वर्कबुक में समझा चुका हूं डिटेल में। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड सप्लायर हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन 36,000 वाला, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा मैं आपको करवा चुका हूं। या तो मैंने इसे मॉक टेस्ट पेपर में करवाया है, जो सेट नंबर 1 मैंने डाल रखा है, सेट नंबर 1, या फिर बेटा मैंने इसे आपको कहां करवाया बताओ, वर्कबुक में करवाया। आंसर है नील, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? बेटा याद कर लो, सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन नंबर 3 याद कर लो। या तो डेप्रिसिएशन ले लो या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। अगर आपने 36,000 के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो जीएसटी के अंदर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा इसी के साथ जहां तक मुझे समझ में आता है आपका होता है खेल खत्म। ये देखिए आप वर्कबुक बेटा यहां पर मैंने आपकी फिनिश करवा दी है। वर्कबुक नहीं, बिट क्वेश्चंस वाली बुक, बिट क्वेश्चंस वाली पब्लिकेशन, जिसमें सारे बेटा 199 एमसीक्यूज कवर कर लिए, तकरीबन तकरीबन जितने भी मैच द फॉलोइंग्स थे, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स थे, और जितने भी आपके ये ट्रू फॉल्स थे, वो भी बेटा मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर कर लिए। एक ही बात बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एक ही बात बोलूंगा, मन लगाकर जितनी पढ़ाई कर सकते हो करो, मैं आपके साथ हूं, सारी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और कोई प्रॉब्लम है दोस्तों मुझे बताओ, मैं वो भी आपकी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आई एम 100% विद यू। आपको सिर्फ तैयारी करनी है मन लगाकर। ठीक है बेटा, तैयारी करने से ही पास होंगे बेटा, बातें करने से पास नहीं होंगे इधर उधर की। ठीक है ना? तो इधर उधर की बातों में आप ध्यान ना लगाएं बिल्कुल भी। आपका 100% फोकस अर्जुन, बेटा अर्जुन को याद करो, चिड़िया की आंख आपको दिखनी चाहिए। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अर्जुन। You just have to look at your aim only, objective only, and that is to pass. And to pass, you have to do the hard work as well as smart work. तो दोनों तरीके से आपको बेटा निकालना है, और 100% आप निकालोगे, बिकॉज अगर आपने मेहनत करी है तो भगवान भी आपका साथ जरूर देगा। तो भगवान भी आपका साथ देगा, डोंट वरी। और बेटा अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्कबुक वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था बेटा, सरप्राइज होने वाला है आपका अगला लेक्चर। और देखो बेटा, हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर्स और सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर आने वाले हैं। टोटल 6 सेट बेटा मेरे पास में इस वक्त अवेलेबल है। टोटल कितने सेट? 6 सेट इज अवेलेबल। अब देखो कितने सेट उसमें से मैं आपके लिए बना के डाल पाता हूं। ठीक है, हाँ सर। तो टिल देन बेटा, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, बाय।